ओके। तो हम लोगों ने कितना देख लिया था? जस्ट मिनट। हेलो। हाँ, कोई कह रहा है कुछ? सर एक बार क्लिप्स पे सर एक कोड करके बता दो सर। किस किस पे क्या करके बता दें? सर एक क्लिप्स पे एक्लिप्स पे क्या करके बता दें? सर जो आपने कोड दिए थे सर उसमें हाँ हाँ। कोई भी एक एडिशन या किसी का भी एक कोड करके बता दो सर। क्यों, मतलब हुआ नहीं क्या? सर हो तो गया था सर पर उसमें कुछ एक चीज समझ नहीं आ रही सर। अच्छा, ओके। आर्ग्यूमेंट्स नहीं समझ आ रहे कैसे देने हैं? जैसे ओके। चलो देखो, ये एक्लिप्स है। इसमें अपना ट्राई करते हैं। थोड़ा हैंग है इस समय। देखते हैं अगर रन हो जाएगा तो उसको। चल नहीं रहा है इस समय। ये 1 मिनट लेगा। या इसको दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ, 1 मिनट। इसको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे को, एक्लिप्स को। हैंग हुआ है। 1 सेकेंड। हाँ, शेयर करता हूँ स्क्रीन। तो ये हैंग है, इसको मैं अभी बंद करके फिर से स्टार्ट करता हूँ। ओके। ठीक है। अपने को अभी हम लोगों ने कल तक क्या देख लिया था? कल की क्लास में हमने मतलब डेटा टाइप्स तक देख लिया था। डेटा टाइप्स ऊपर ऊपर से देख लिया था क्या होता है। हमने टोकन्स पढ़ लिया था, टोकन्स क्या होते हैं। आई टोकन्स में 5 पार्ट हैं: आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड सेपरेटर्स। ये हमने 5 चीजें देख ली थी। डेटा टाइप हमने देख लिया था कि डेटा टाइप में हमारा कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं। तो वैसे ऊपर ऊपर से अगर देखा जाए तो दो दो टाइप के होते हैं। एक मतलब अपना प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जिनको फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते किसी स्मॉलर डेटा टाइप में। वो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। जैसे हमारा नंबर के लिए अगर हम देखें तो नंबर के लिए हमारे पास 4 हैं, एंड दैट इज बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। और इनमें फर्क हम लोगों ने ये भी देख लिया था, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग में इतना सा डिफरेंस है कि बाइट एक एक बाइट का होता है, शॉर्ट 2 बाइट का होता है, इंट 4 बाइट का होता है और लॉन्ग 8 बाइट्स का होता है। देन अगर फ्लोटिंग नंबर्स हैं हमारे पास, मतलब डेसिमल नंबर्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो हैं, फ्लोट और डबल। तो फ्लोट एंड डबल वी हैव। सो फ्लोट एंड डबल। सो दिस एंड अगर हम देखें कैरेक्टर के लिए तो कैर है हमारे पास। और कैर और अपना बस इतने ही हमारे पास, 1 2 3 4 5। हाँ, बूलियन एक और है। अ, तो 8 हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। इंटीजर वैल्यू के लिए बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग 4 ये हो गए। फ्लोट के लिए अपना फ्लोटिंग के लिए फ्लोट और डबल। फ्लोट और डबल में भी बस उतना सा डिफरेंस है जो बाकी सब में है। तो फ्लोट 4 बाइट का डेटा स्टोर करेगा और जो डबल है वो 8 बाइट का डेटा स्टोर करेगा। फिर उसके बाद हमने एक चीज जैसे कैरेक्टर देखा था। कैरेक्टर 2 बाइट का है, ये यूनिकोड होता है, इसलिए इसमें पिछली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो पहले थी, सी, सी प्लस प्लस, उसमें 1 बाइट का होता था, बट जावा में ये 2 बाइट का होता है। और फिर बुलियन है, इसको 1 बिट चाहिए स्टोर करने के लिए, ट्रू या फॉल्स स्टोर करने के काम आता है ये, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। और प्रिमिटिव के बाद नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, या डिराइव्ड डेटा टाइप्स, अ, या एक 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 आधा नाम और होता है। उनमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव या डिराइव्ड डेटा टाइप्स तो या एक नाम और याद नहीं आ रहा। चलो, जो भी होता है, देन उसमें उसके क्या पार्ट होते हैं। जैसे अगर
एरे है। एरे एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ किसी डेटा, स्मॉल डेटा टाइप का कलेक्शन होगा। जैसे मतलब एरे में सर क्या हो सकता है? एरे में अपना सर चंदन का कॉल आया, वो कह रहे हैं सर उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो सर। आ, उसने एक्चुअली सेंड नहीं किया था, तो मैंने पहले ही बोल दिया था। तो सर वो कह रहा है कि सर को ये बोल देना कि मेरा लैपटॉप खराब था तो इसलिए मैं कर नहीं पाया। अच्छा, इसको उसको कह दो 15 मिनट बाद अलाउ कर देंगे, और आज बस पहले दिन है इसलिए अलाउ कर देंगे, लेकिन ओके सर। 15 मिनट बाद। तो बाकी अगली बार से अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है? कह दो उससे। ओके सर ओके। ओके। तो इसके बाद है हमारा एरे है। देन एरे में हमारा ये नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव में इसमें हमारे क्यों नॉन प्रिमिटिव है? क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का कहीं होता है। और जावा में जो एरे है हमारी वो स्टैटिक होती है। स्टैटिक का मतलब है कि इसका साइज चेंज नहीं होता है। एक बार हमने जो डिफाइन कर दिया उसी साइज की एरे रहेगी। और केवल एक टाइप के ही इसमें ऑब्जेक्ट आते हैं एक पर्टिकुलर क्लास के, ठीक है? मतलब वो प्रिमिटिव डेटा टाइप भी हो सकता है और कोई क्लास भी हो सकती है, उसके ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, बट सेम टाइप के सर होंगे। नॉन प्रिमिटिव में वही होते हैं ना जो ग्रुप वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। हाँ, नॉन प्रिमिटिव का मतलब बस इतना सा है कि जो अकेला नहीं है, किसी का पार्ट है, मतलब किसी चीज से मिल के बना है। जैसे क्लास है, तो क्लास भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की ही तरह है कि वो एक टाइप है, बट उसमें उसके अंदर वो डेटा होता है, इसके अंदर क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो क्लास भी एज अ डेटा टाइप हम देख सकते हैं। इंटरफेसेस होते हैं, ई नम्स होते हैं, ये सारे मतलब उसमें आ जाते हैं। नॉन प्रिमिटिव का मतलब यही है कि जो प्रिमिटिव से बन के बनाओ, ठीक है, जो डिराइव्ड हो उससे, तो जिसका पार्ट हो प्रिमिटिव सब डेटा टाइप्स, तो दैट इज नॉन प्रिमिटिव। और इसमें अब हमारा ये डेटा टाइप्स यूज कैसे करते हैं, अभी हम लोग प्रोग्राम्स 2 3 4 आराम से देखेंगे, तो इनका तो यूज भी। हाँ। जैसे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी तो नॉन प्रिमिटिव में आएगा ना। हाँ, स्ट्रक्चर भी नॉन प्रिमिटिव में आएगा, बट स्ट्रक्चर जावा में होता नहीं है, ठीक है? वो सी और सी प्लस प्लस में होता है। जावा में स्ट्रक्चर नाम का कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो स्ट्रक्चर की जगह हम ऑब्जेक्ट या क्लास को यूज कर सकते हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर की जगह। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज जावा में नहीं होती है, ठीक है? तो सी सी प्लस प्लस में होती है। तो एरे में स्टैटिक होती है, और ये एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है जावा में। और अगर इसका इसका भी हम लोग अभी एग्जांपल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं एरे को, और कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है? फिर अपना फॉर अगर हम इसके बाद डेटा टाइप्स के बाद अगर वेरिएबल्स पे आ जाएं, तो वेरिएबल्स हमारे 3 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं जावा में। जैसे सी या सी प्लस प्लस में 2 तरीके के होते हैं ना, कि एक होता है अपना लोकल वेरिएबल और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है? सी सी प्लस प्लस में। बट जावा में अपने पास 3 तरीके के वेरिएबल हैं। एक हो गया लोकल वेरिएबल, ठीक है? ये वो वेरिएबल होता है दैट इज डिफाइंड इन एनी फंक्शन, ठीक है? किसी फंक्शन के अंदर डिफाइंड है या किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइंड है, ऐसे टाइप के हम उसको वेरिएबल को लोकल वेरिएबल बोलते हैं। फिर स्टैटिक वेरिएबल इसके बाद अपना स्टैटिक से पहले या तो इंस्टेंस देख लो, तो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं दूसरे टाइप के। ये सब अभी प्रोग्राम में अभी लिख के बताऊंगा क्या क्या है, इसका एग्जांपल देंगे। तो इसके बाद अपना ये इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं, ये हमारे कहाँ डिक्लेयर होते हैं? ये हमारे डिफाइंड की जगह हम डिक्लेयर बोल सकते हैं। जैसे डिक्लेयर्ड इन साइड फंक इन क्लास, क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, लेकिन मेथड से बाहर, आउटसाइड द फंक्शन। हाँ, क्या हुआ? फंक्शन या आउटसाइड द मेथड। कोई कुछ बोल रहा है क्या? ठीक, ठीक।
और तीसरा टाइप है हमारा स्टैटिक वेरिएबल्स। स्टैटिक वेरिएबल्स हमारे जो होते हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल्स ही होते हैं, मतलब इंस्टेंस ही होते हैं वेरिएबल, लोकल क्यों नहीं होते वो अभी मैं बता दूंगा। ये इंस्टेंस वेरिएबल हैविंग स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक कीवर्ड से जो कवर मतलब जिनके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा होता है, और स्टैटिक कीवर्ड लगने से क्या होता है वो भी बताता हूँ अभी मैं। तो दो चीजें हमने देखी, डेटा टाइप और ये डेटा टाइप्स और ये। अब कुछ इसके प्रोग्राम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। तो ठीक है, जैसे मान लो एक नया क्लास बनाते हैं, तो दिख रहा है सबको ना? यस सर। ठीक है, तो क्लास क्या हो गया, हैंग हो गया फिर ये भी हैंग हो गया यार। एक सेकंड, शेयरिंग स्टॉप करनी पड़ रही है, एक मिनट रीशेयर करता हूँ, हैंग हो गया। ठीक है, खुल गया। ठीक है, हाँ, ओके, दिख रहा है ना अपने को? हाँ, अब देखो क्या है इसमें, जैसे क्लास लिखा, ठीक है, इसमें हमने क्लास लिखी और क्लास का नाम कुछ भी डेटा टाइप्स डेमो, ये क्लास का नाम दे दिया। देन हमने क्लास के ब्रेसेस ऑन किए, ठीक है, ये ब्रेसेस ऑन किए। अच्छा, कई लोगों के प्रोग्राम में इंडेंटेशन नहीं था, तो अभी से आदत डाल लो कि एक टैब या दो टैब का इंडेंट दे दिया करो, ठीक है? मतलब कोई चीज किसी के अंदर है तो वो साफ साफ दिखे। तो अब ये मेन मेथड यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि ये क्लास के अंदर का पार्ट है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। कई कई लोगों ने नहीं किया हुआ था, और नाम अपना मतलब, और कई लोगों ने नाम भी बहुत मतलब वो लिए हुए थे अनकॉमन, और आ, बहुत सारे लोगों ने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स की जगह दूसरे आर्ग्यूमेंट्स लिए हुए थे। तो वो देख लेना। अब अभी तक तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स ही हम देख रहे हैं, तो उसी से अभी क्वेश्चन भी उसी से करेंगे। तो इसमें फिर दो इसको इंडेंट कर दिया। अब अगर हमको इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो हम इंटीजर टाइप का इंट ऐसे लिख सकते हैं, इंट 10 num1 इक्वल टू 10। या हम बहुत छोटी वैल्यू स्टोर करनी है तो हम बाइट टाइप का भी हम वेरिएबल ले सकते हैं, दैट इज बाइट 15 नंबर टू 15। और अगर हम चाहें कैरेक्टर टाइप का, तो कैरेक्टर टाइप का मान लो कोई वेरिएबल है, तो इसमें अगर कोई चीज हम स्टोर करेंगे तो ये ए ए कैरेक्टर को भी इंटीजर में ही रखा जाता है, क्योंकि हर कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एक इंटीजर वैल्यू होती है जो उसकी आ, मतलब स्काई वैल्यूज होती हैं। तो इसलिए कैरेक्टर को भी इंटीजर टाइप में रखा जाता है, और ये कैरेक्टर इंटीजर से ऐड भी हो जाता है। तो जो कैरेक्टर की कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू होती है वही ऐड हो जाती है उससे, इंटीजर से। तो कैरेक्टर हो गया। बूलियन, अगर ट्रू और फॉल्स हमको स्टोर कराना है तो उसके लिए हम बूलियन वेरिएबल ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो बूलियन इज मान लो है इज इवन इक्वल टू, अभी फॉल्स ले लिया, सॉरी। तो इसके बाद अगर स्ट्रिंग, सॉरी, सो इज इवन यही ले लिया, मान लो इज इवन इक्वल टू
इफ ये ऐसे ही मतलब मैं कोड दिखा रहा हूँ, नंबर 1 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 ऑड इवन वाला है, देन अपना इसमें चला जाए ट्रू, एल्स। तो ये ट्रू और फॉल्स स्ट्रिंग वाला ट्रू और फॉल्स नहीं है, ये बूलियन है। स्ट्रिंग होता है तो वो डबल कोट्स में होता है। तो हाँ, एक जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग भी है, क्योंकि स्ट्रिंग जावा में अपनी क्लास होती है, और वो क्लास है इसलिए वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है। या और फिर यहाँ पर फॉल्स अपना ये हो गया है 0। अब इसको चाहो तो यहाँ पे प्रिंट करा लो, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल, और इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी इज इवन की, ट्रू या फॉल्स जो भी है। अब अगर इसको प्रिंट कराएं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पर ये लिखें कि सी एच प्लस नंबर 2 सॉरी, तो ये क्या प्रिंट होगा? सी एच प्लस नंबर 2, तो यहाँ यहाँ क्या प्रिंट होगा? इसको अगर सेव कर देते हैं, हाँ, क्या प्रिंट होगा? कोई बता रहा है? सेकंड वाले में आंसर में क्या प्रिंट होगा? हम्म, इसको कंकैटिनेशन हो जाएगा। कॉन्केटिनेशन हो जाएगा। ओके, और किसी का कोई अलग आंसर? आई थिंक ये एरर शो करेगा सर। एरर शो करेगा, क्यों? क्योंकि ये ये कैरेक्टर और बाइट अलग डिफरेंट डाटा टाइप हो गए। डिफरेंट डेटा ये टाइप्स हो गए, एक कैरेक्टर है और दूसरा बाइट डेटा बाइट है। टाइप है। ओके, ठीक है, कंपाइल करा लेते हैं। देखो कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आया। इसका आउटपुट क्या आएगा ये बता दो। चलो, एरर तो नहीं है, ये मैंने बता दिया, कंपाइलर ने भी बता दिया है एक्चुअली। आउटपुट क्या आएगा ये बता दो। हाँ, आउटपुट अगर कंकेटिनेशन हो रहा है तो A15 आएगा। कौन कौन कह रहा है A15 आएगा आउटपुट इसका? A15 टाइम्स। A15 टाइम्स आएगा? ऐसा क्यों होगा? कहीं वो फॉर लूप लगा है, या पाइथन में तो मल्टीप्लाई करके वो प्रिंट हो जाता है 15 बार, लेकिन वो भी मल्टीप्लाई भी नहीं है यहाँ पे। तो 15 टाइम्स ये आएगा। इसके अलावा कोई आउटपुट कोई बता रहा है इसका? इसके अलावा इसका कोई आउटपुट बता रहा है? ओके, नहीं बता रहा। तो इसका आउटपुट आ जाएगा, हमारा कैपिटल ए है तो इसका आउटपुट आ जाएगा 80। 80 क्यों आ जाएगा, कोई बताएगा? तो उसकी एस्काई वैल्यू प्लस 15 की एस्काई वैल्यू। हाँ, उसकी एस्काई वैल्यू आ जाएगी। तो डेटा टाइप्स, यस सर। तो मैंने इसीलिए उसको उसमें रखते हैं। देखो क्या प्रिंट हुआ, एक ट्रू प्रिंट हो गया और एक 80 प्रिंट हो गया। तो मैंने कैर को इसीलिए इंटीजर में रखा जाता है, क्योंकि हर कैरेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू। और फिर वो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो गया। इम्प्लिसिट कन्वर्जन मतलब बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है कोई भी बड़ा डेटा टाइप। मतलब यहाँ कौन सा बड़ा डेटा टाइप है? यहाँ इंटीजर बड़ा डेटा टाइप है। तो कैरेक्टर क्या हुआ, कैरेक्टर अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। कैपिटल ए से कैपिटल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड की एस्काई वैल्यू क्या होती है? 65 से 90। ठीक है। और स्मॉल ए से स्मॉल जेड की एस्काई वैल्यू क्या होती है? 97 से 122। ठीक है।
तो ये स्काई वैल्यूज इतनी, ये इसकी तो याद होनी चाहिए। और अपना एक स्पेस की शायद 32 नहीं, नंबर्स की जो 1 से 10 तक होते हैं उनकी 90 से शायद चालू होता है, नहीं 80 से ऐसे कुछ चालू होता है। तो कुछ मतलब अपने को याद रहनी चाहिए, ये वाली तो पक्का ही याद रहनी चाहिए इसकी एसकाई वैल्यूज, ठीक है। तो ये हमारा कुछ आगे और एग्जांपल्स देखेंगे अभी इसके। तो उससे पहले देखो, अब हमारे जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स 3 तरीके के होते हैं। देखो डेटा टाइप तुम लोगों ने देख लिया, और अगर तुमको डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए तुम फ्लोट या डबल यूज कर सकते हो। तो नंबर 3 यहाँ पर तुम यहाँ पर 10.3 ऐसे लिख सकते हो। ये हमारा वो हो जाएगा उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ये बताओ ये रन होगा या नहीं होगा, या कैसे क्या होगा। इसको मैं सेव करता हूँ। देखो ये कोड में रन किया, सर एफ आएगा। हाँ रन किया, यहाँ पे एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? क्योंकि देखो, 10.3 के पीछे एफ आएगा। हाँ देखो, एक चीज याद रखना, ये टाइप कन्वर्जन में भी बहुत काम आएगी और इसमें भी बहुत काम आएगी। देखो कैर जो है वो अपने आप इंट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। हमारा जो एक मिनट रुक जाओ, अगर बड़े से छोटा चले तो ये हमारा बाइट, हमारा जो है ये बाइट मतलब छोटा डेटा टाइप बड़े डेटा टाइप में अपने आप इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। बट छोटा डेटा टाइप बड़े बड़े में नहीं कन्वर्ट हो सकता। तो जैसे अगर कोई भी हमने प्रोग्राम में वैल्यू लिखी हुई है, अगर ये 10 लिखा है हमने, तो ये 10 बाय डिफॉल्ट इंट इंट वैल्यू होती है, ठीक है। 10 क्या होती है? बाय डिफॉल्ट इंट वैल्यू होती है। तो इस इंट वैल्यू के लिए इंट वैल्यू को हम सेव कर सकते हैं। बट जो ये है हमारा फ्लोट, जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है, वो बाय डिफॉल्ट पॉइंट वाली वैल्यू जो होती है, डेसिमल वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, वो बाय डिफॉल्ट डबल वैल्यू होती है, ठीक है। डेसिमल इज बाय डिफॉल्ट डबल वैल्यू, और डबल होता है 8 बाइट का। अब 8 बाइट का डेटा हम स्टोर किस में करा रहे हैं? हम फ्लोट में स्टोर करा रहे हैं 8 बाइट का डेटा। तो ये जो डेटा है अपना, ये क्या हो रहा है बार बार, ठीक है। तो ये फ्लोट में हम बार बार फ्लोट में इसको सेव करा रहे हैं, इसलिए ये एरर आ रहा है। तो हम इस डबल को फ्लोट में एक चीज ऐसे चेंज कर सकते हैं, इसमें अगर हम एफ लगा दें तो इसमें एफ लगाया तो ये डबल फ्लोट में चेंज हो गया, और ये फिर इसमें जाके सेव हो गया। तो अब अगर इसको हम रन करेंगे तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। एरर क्यों आया था पिछली बार? क्योंकि देखो कोई एरर नहीं आया इस बार, ठीक है। तो ये हेलो हमारा, हेलो हेलो हाँ बताओ कौन है? हेलो हाँ बताओ कौन? हेलो सर, ये फ्लोट ही तो डेसिमल। हेलो हेलो हाँ बताओ। सर, ये फ्लोट ही तो डेसिमल वैल्यू होती है सर, फिर एरर क्यों आ रहा था? बाय डिफॉल्ट कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू जो होती है जावा में, वो डबल वैल्यू होती है। वो कौन सी वैल्यू होती है? वो डबल होती है, ठीक है। और जो डबल वैल्यू होती है वो तुम्हारी आ, 8 बाइट की वैल्यू होती है। कितनी? 8 बाइट की। उसका प्रिसीजन 8 बाइट का होता है, मतलब उसका प्रिसीजन ज्यादा होता है। और फ्लोट जो है, मतलब उसमें ज्यादा पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर हो सकती है। फ्लोट जो है ये तुम्हारा 4 बाइट का होता है। तो अगर तुम 8 बाइट वाला डेटा 4 बाइट के उसमें सेव करोगे, तो कंपाइलर तुमको एरर देगा कि यहाँ पे डेटा लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ डेटा हो सकता है। इसलिए वो तुमको पॉइंट वाली वैल्यू को सेव नहीं करने देगा, ठीक है। तो देखो ये जो हमने अगर बिना एफ के लिख दिया यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू होगी ये बाय डिफॉल्ट दिस इज डबल वैल्यू,
और ये डबल वैल्यू है तो ये 8 बाइट की हो गई, उसको तुम फ्लोट में सेव कर रहे हो तो वो नहीं सेव होगा, ठीक है। ये नेट का इशू है क्या इसका? तो इसलिए हमको यहाँ पर f लगाना पड़ेगा। f लगा के हम कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि इस नंबर को मानो फ्लोट और इसमें सेव करा दो, ठीक है। आप समझ आया क्यों लगा रहे हैं? बाय डिफॉल्ट कोई भी वैल्यू जो होती है इसकी इंटीजर की वो इंट होती है, ठीक है। हेलो सर। तो हाँ, सर ये सिर्फ नोटपैड में होता है कि एक्लिप्स में भी होगा सर ऐसा बाय डिफॉल्ट डबल वैल्यू? नहीं सब में होता है, ये जावा की बात हो रही है, नोटपैड और एक्लिप्स से फर्क नहीं है कोई, कहीं भी होगा यही होगा, ओके ओके ठीक है। सर। तो ये याद रखना बाय डिफॉल्ट वो होती है। अब डेटा टाइप में टाइप कन्वर्जन एक चीज होती है, दो टाइप के हमारे टाइप कन्वर्जन होते हैं। एक होता है हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक होता है सर एक एक्सप्लिसिट टाइप डाउट कन्वर्जन। था हाँ बताओ बताओ। सर, इसका मतलब जो हमने वहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप कीवर्ड यूज किया है तो फिर उसका कोई मतलब वो नहीं मानेगा उसे एज अ फ्लोट नंबर? देखो, फ्लोट डेटा टाइप हमने यूज किया है वो इसके लिए यूज किया है, वो नंबर 3 जो वेरिएबल है उसको हम बता रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है ये फ्लोट डेटा टाइप का है, बट इसका कोई डेटा टाइप नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो लिटरल है, ठीक है। ये लिटरल है, इसका अपना खुद का कोई डेटा टाइप नहीं है। बट बाय डिफॉल्ट अगर जावा में कोई भी वैल्यू होती है पॉइंट वाली कांस्टेंट वैल्यू, वो उसको कंपाइलर डबल मानता है, उसको एज अ डबल वैल्यू वो सेव करता है मेमोरी में। और ये वैल्यू अगर डबल है और डबल वाली वैल्यू को हम एक ऐसे वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं नंबर 3 वेरिएबल में जो कि खुद फ्लोट है, तो कंपाइलर एरर देता है कि लॉस ऑफ प्रिसीजन हो सकता है इसमें या लॉस ऑफ डेटा हो सकता है इसमें, क्योंकि तुम 8 बाइट वाली वैल्यू 4 बाइट के वेरिएबल में स्टोर कराने जा रहे हो, तो हो सकता है कि कोई डेटा लॉस हो जाए। इसलिए हमको इसमें एक्सप्लिसिटली कंपाइलर को बताना पड़ता है कि ये अपना फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, इसको फ्लोट मान के चलो और यहाँ पे सेव करा दो, सेव कर दो, ठीक है। यस सर, ठीक। यस तो ये चीज है। देखो टाइप कन्वर्जन, अरे यार ये इसका नेट का इश्यू है क्या? टाइप कन्वर्जन दो तरीके का होता है, एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन ऐसा टाइप कन्वर्जन होता है जो कंपाइलर करता है, ठीक है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन ऐसा टाइप कन्वर्जन होता है जो कंपाइलर करता है, डन बाय कंपाइलर। और इसमें इस वाले टाइप कन्वर्जन में डेटा जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब एक इसके लिए वर्ड यूज होता है वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। देन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन एक होता है और ये हम लोग करते हैं, डन बाय प्रोग्रामर। ये कंपाइलर खुद नहीं करता, हम करते हैं इसको। और अपकास्टिंग सर, क्या? अपकास्टिंग हो जाती है वही। हाँ 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 हाँ, अप अपकास्टिंग तो नहीं बोलते हैं, कुछ और वर्ड होता है, इसमें साइज डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो एक ये फ्लोट नंबर 3 क्या है, फ्लोट टाइप की वैल्यू है, इसकी हम वैल्यू ये जो फ्लोट टाइप की वैल्यू है, ये जो फ्लोट टाइप की वैल्यू है, अरे यार इसका नेट का इश्यू है क्या? तुम लोग को दिख रही है क्या स्क्रीन ये जूम पे, जूम वाला? यस सर। बार यस बार सर। बार एंटर हो रहा है ये, इसका इशू आया है कुछ। ठीक है, तो इसको अगर हम एक और वेरिएबल में डालें, मान लो वो इंटीजर टाइप का है, तो क्या ये हमारा ये डल जाएगा इसमें या नहीं डलेगा? यहाँ इस प्रोग्राम में अब कोई एरर आएगा या नहीं आएगा? सर एरर तो आनी चाहिए सर यहाँ पे, क्यों आनी चाहिए? क्योंकि सर हम फ्लोट के मतलब 4
वाइट की डेटा जो है हम 2 में सर डाल रहे हैं ये। अच्छा, इंटीजर भी 4 बाइट का ही होता है अच्छा 4 का ही होता है। जावा में। तब भी इसमें एरर आएगा। देखो क्यों एरर आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि फ्लोट 4 बाइट का है, इंटीजर भी 4 बाइट का है, वो तो बात ठीक है, लेकिन फ्लोट में हो सकता है कोई पॉइंट के बाद भी वैल्यू हो, वो वैल्यू इंटीजर में खत्म हो जाएगी, तो हो सकता है हमारा डेटा लॉस हो जाए। तो एरर आता है कि देखो क्या लिखा हुआ है, इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन। लॉसी कन्वर्जन मतलब अगर कह रहा है कंपाइलर की फ्लोट से इंट में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये हो सकता है कि इसमें लॉस हो जाए किसी डेटा का, तो नंबर 3 को नंबर 4 में सेव इसलिए ये नहीं कर पा रहा है। लेकिन तुम इसको ये हमारा इसको तुम लेकिन अलग से बता सकते हो कि भाई मेरे को पता है कि ये लॉस हो सकता है, ये मेरे को पता है, और तुमको अगर पता है कि ये लॉस नहीं होगा, कि मतलब तुम चाहते हो कि लॉस हो रहा है तब भी तुम इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ऐसे तुम एक्सप्लिसिटली बोल सकते हो। ऐसे उस नंबर के आगे ऐसे इंट लगा के तुम ये कह सकते हो कि अपना इस नंबर के आगे तुम अपना ये इंट लगा के बोल सकते हो कि कि कंपाइलर को कि इसमें डाल दो, हमको पता है अगर लॉस हो भी रहा है तब भी कोई बात नहीं। तो कंपाइलर क्या करेगा, अगर नंबर 3 में कोई पॉइंट वाली वैल्यू है तो पॉइंट वाली वैल्यू को हटा के बाकी जो इंटीजर टाइप वैल्यू है उसको वो सेव करा देगा, और अगर चाहो तो इसको प्रिंट करा सकते हो कि नंबर 4 में 10 आ जाएगा अपना, ठीक है। तो पॉइंट वाली वैल्यू हट जाएगी और वो हो जाएगा। तो इस टाइप के कन्वर्जन को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, क्योंकि इसमें हमने खुद बताया है कंपाइलर को कि तुम फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, हमको पता है कि हो सकता है लॉस हो जाए लेकिन तुमको कन्वर्ट करना है, तो हम चाहते हैं कि कंपाइलर कन्वर्ट कर दे। तो उसमें अगर पॉइंट वाली वैल्यू होगी तो वो लॉस हो जाएगी, नहीं होगी तब भी कोई लॉस नहीं होगा, तो इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब अगर इसको रन करें तो हमारा जो इंटीजर वैल्यू जो प्रिंट हो रही है वो है 10, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन था टाइप कन्वर्जन, ये था एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, क्योंकि इसमें हमने अलग से बताया था कंपाइलर को कि इसमें इसको कन्वर्ट कर दो। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन तब होता है जब छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में डाल रहे होते हैं। जब छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में डाल रहे हैं तो कोई डेटा लॉस नहीं होगा, तो कंपाइलर को कोई दिक्कत भी नहीं है सेव कराने में। जैसे अगर हम इंट नंबर 4, अब ये मान लो या ये वाला नंबर 1 लेते हैं, तो इंट नंबर 1 इसको मान लो हम डबल वाले वेरिएबल में एक वैल्यू में स्टोर कर रहे हैं, तो नंबर 1 को हमने नंबर 5 में स्टोर कर दिया, तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम नंबर 1 हमारा जो इंटीजर है वो पहली बात तो 4 बाइट का है सॉरी, पहला तो नंबर 1 हमारा 4 बाइट का है, डबल 8 बाइट का होता है, और दूसरी बात इंटीजर में पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती है और डबल पॉइंट सपोर्ट करता है, तो अगर वो वाली वैल्यू होगी तो डबल में वो आ सकती है, ठीक है। कोई डेटा लॉस नहीं होगा अगर हम इंटीजर को डबल में स्टोर करते हैं, तो कंपाइलर को भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई लॉस नहीं होगा डेटा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं आया कंपाइल करने पे, ठीक है। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो रन भी हो जाएगा, मतलब अगर जैसे अगर इसको रन करेंगे तो प्रिंट अगर कराएंगे तो 0.00 प्रिंट हो जाएगा उसकी वैल्यू के साथ, नंबर 5 के साथ। तो ये हमारा ये जैसे अगर इसको फिर से एक बार कंपाइल करके इसको रन करें तो 10.0 प्रिंट हो गया, डबल वाली वैल्यू में पॉइंट लग के प्रिंट हो गया। तो इस वाले कन्वर्जन में देखो ये भी एक कन्वर्जन ही था, क्योंकि नंबर 1 क्या है, नंबर 1 था इंटीजर डेटा टाइप, उसको हम एक नंबर 5 में स्टोर करा रहे हैं और उसका डेटा टाइप क्या है, डबल। तो नंबर 1 को नंबर 5 में जब हमने स्टोर कराया तो कोई डेटा लॉस नहीं था, इसलिए कंपाइलर ने इंटरनली खुद ही नंबर 1 को किस में कन्वर्ट कर दिया, नंबर 5 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि डेटा लॉस था नहीं, डेटा लॉस नहीं हो रहा था, इसलिए उसने कोई एरर नहीं दिया और कुछ हमसे बोला नहीं। तो इस टाइप के कन्वर्जन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, जो कंपाइलर अपने आप कर देता है। और इम्प्लिसिट वाले में हमेशा अपर कास्टिंग होती कुछ क्या बोलते हैं यार, मतलब साइज बढ़ता है या बड़े डेटा टाइप में जाता है, और उसमें
एक्सप्लिसिट वाले में हमको एक्सप्लिसिट तब करना होता है जब हम बड़ी वैल्यू को छोटे वेरिएबल में डाल रहे हो, तो हम कंपाइलर से कहते हैं हमको पता है कि डेटा लॉस हो सकता है लेकिन तुम ये कर दो, ठीक है। तो दो टाइप के हमारे पास कन्वर्जन्स हैं ये, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जैसे अगर ये डेट, हाँ कुछ बोलना है क्या किसी को? डेटा टाइप हो गया। इसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो मान लो कि हमारे पास ये है क्लास, इसमें वेरिएबल्स, अब तीन तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, एक चीज ये याद रखना, तीन टाइप के वेरिएबल्स क्या होते हैं। एक हमारा पहला लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कौन से वेरिएबल्स होते हैं वो तो पता ही होगा तुम लोग को। यस, हाँ क्या होते हैं? क्लियर इनसाइड द फंक्शन। किस मेथड में? के अंदर डिक्लेयर, मेथड के अंदर अंदर डिक्लेयर होते हैं। अच्छा, तो जैसे जैसे अगर अभी तक हमने जितने भी अभी तक हमने एग्जांपल किए हैं, 4 5, उसमें जितने भी वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं, जैसे ये नंबर 1 है, ये 10 है, तो जितने भी हमने वेरिएबल्स अभी तक डिक्लेयर किए थे ये सारे लोकल वेरिएबल्स थे। लोकल वेरिएबल का मतलब है कि ये किसी फंक्शन में लोकल थे या ब्लॉक में लोकल थे। जैसे जो ये नंबर 1 इक्वल टू 10 है, तो ये नंबर 1 वेरिएबल जो है मेन की स्टैक में ही बनेगा। जब मेमोरी एलोकेट होगी मेन वाले वेरिएबल को, तो उसी की स्टैक में बनेगा। और इस मतलब जैसे ही मेन मेथड का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, ये भी प्रोग्राम, ये भी हमारी मेमोरी से खत्म हो जाएगा। तो लोकल वेरिएबल ये होता है ऐसा वेरिएबल जो आ, किसी मेथड में हमने डिक्लेयर किया हो, डिफाइन किया हो। और जैसे ये आर्क्स है, तो ये आर्क्स भी क्या है? आर्क्स भी लोकल वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये मेन मेथड के पैरामीटर्स में ही है। तो मेन मेथड जैसे ही खत्म होगा तो आर्क्स का भी मतलब मेमोरी से सफाया हो जाएगा, ठीक है। तो आर्क्स भी खत्म हो जाएगा उसके साथ। तो ये था लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल जो हमारा होता है वो किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। लोकल वेरिएबल किसी एक ब्लॉक या किसी मेथड को बिलोंग करता है, उतने तक ही रहता है जितने में उसका मतलब इस ब्रेसेस से लेके इस ब्रेसेस तक ये नंबर 1 का कुछ वजूद है। इसके बाहर कुछ कोई इसको जानता नहीं है, ठीक है। मेन मेथड के बाहर इसको कोई नहीं जानता। तो जैसे अगर एक हम और मेथड बनाएं, तो जैसे मान लो हमने एक और मेथड बनाया ऐड का, और ऐड में हम मान लो इंट इसका रिटर्न टाइप है, और इसमें हम दो नंबर ले रहे हैं, नंबर 1 कॉमा इंट नंबर 2। तो ये जो हमारा ये जो हमारा मेथड है ऐड वाला, ये हमारा नंबर 1 और नंबर 2, इसमें दोनों लोकल वेरिएबल्स हैं ऐड वाले के। तो ये नंबर 1 जो है इसका इससे कोई मतलब नहीं है। मेन मेथड का ये जो नंबर 1 है इसके लिए अलग मेमोरी बनेगी, और वो मेन वाले फंक्शन की स्टैक में बनेगी इस नंबर 1 की। ये हमारे लिए दोनों नंबर 1 है, बट ये अलग अलग ही हैं, ठीक है। ऐड वाले का ये नंबर 1 जो है ये अलग है, और ये भी मतलब अलग है। ये दोनों लोकल वेरिएबल्स हैं, नंबर 1 और नंबर 2, इस ऐड वाले मेथड के। तो अगर हम जैसे इसको आ, इधर हम अगर मान लो कि हमने क्या किया, नंबर 1 इक्वल टू 10, और इसमें हमने ऐड कॉल कर दिया, और कॉल करते समय हमने नंबर 1 और कॉमा 20 पास कर दिया ऐसे। और इसके बाद हमने यहाँ पर अच्छा ऐड नहीं या कुछ भी और कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको अभी तो प्रिंट करा लेते हैं, ऐड बाद में कराएंगे। नंबर 1 हमने प्रिंट कराया, और यहाँ पर ऐड वाले मेथड में हमने क्या किया, नंबर 1 की वैल्यू को क्या कर दिया, 10 + 2। तो बताओ यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? अभी तो सर इसमें एरर आएगी, एरर आएगी? अच्छा, क्या एरर आएगी? क्योंकि सर रिटर्न टाइप हमने दिया है इंट, बट रिटर्न कुछ नहीं करवा रहे हैं फंक्शन के अंदर। ओके, हाँ ठीक है, ये सही चीज पकड़ी है तुमने। ठीक है, ये एक तो ये एरर हो गई, ठीक है। और कोई एरर है क्या, या बाकी सब ठीक है? ठीक है, तो रिटर्न करा दिया मान लो नंबर 1, और तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा?
आउटपुट क्या आएगा इसका? क्या प्रिंट होगा और क्या इसमें कोई एरर है? सब लोग बोलो कोई। सर 10 ही प्रिंट कर देगा ये। क्यों 10+2 जो हुआ है वो क्यों नहीं होगा? सर पहले 10 फिर 12 ऐसे। पहले 10 फिर 12, हमने दो नंबर तो प्रिंट कराए ही नहीं है, तो पहले 10 और पहले 12 कैसे प्रिंट हो जाएगा? हमने सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एक ही बार लिखा है, तो आउटपुट में दो कैसे आ जाएंगे? कंसोल में हमको आउटपुट तभी दिखता है अगर हम उसको प्रिंट कराते हैं, और प्रिंट हमने केवल एक बार किया है, तो दो बार कैसे प्रिंट होगा? यस सर। ठीक है। तो देखो पहली बात तो इसमें एक एरर आएगा। एरर क्या आएगा? क्योंकि हमने, अगर हमको फंक्शन किसी कोई भी कॉल करना है किसी क्लास का जो कि स्टैटिक नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है उस क्लास का, और हमने अभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, इसलिए हम क्या करते हैं, अभी मैं ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो और छूट जाएगा कई चीजें, तो इसलिए इसको अभी स्टैटिक बना देते हैं, क्योंकि एक स्टैटिक मेथड से दूसरा स्टैटिक मेथड बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको भी स्टैटिक बना दिया। अब इसको कंपाइल किया तो कोई एरर नहीं आएगा। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, जल्दी से बताओ यार, कोई तो होगा। 10 ही आ जाएगा सर। 10 ही आ जाएगा। क्यों 10 आ जाएगा? सर क्योंकि वो इंस्टेंस वेरिएबल को प्रिंट कर देगा। इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सब लोकल वेरिएबल है, यहाँ पे कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल है ही नहीं। तो इसमें आंसर क्या आ गया? 10। ठीक है, 10 क्यों आया देखो, ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे नंबर 1 जो है ये मेन मेथड का नंबर 1 है, ठीक है, और हमने एक फंक्शन कॉल किया ऐड, उसके पहले वाले पैरामीटर में हमने नंबर 1 पास कर दिया। नंबर 1 मतलब, नंबर 1 का मतलब ये नहीं है कि, देखो कोई भी वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल होता है वो एक मेमोरी में एक जगह होती है जहां पर कोई हमारा डेटा सेव होता है। तो कोई भी, जैसे अगर वेरिएबल है, अगर, तो ये हमारा एक ये हमारा एक मेमोरी में एक जगह बनती है इसमें। अरे यार, बार बार एंटर कर क्यों रहा है? ठीक है, इसमें हमारी कोई वैल्यू स्टोर हो जाती है। जैसे मान लो हमने इसमें सेव करा दिया, क्या इस दिखाऊंगी कैसे, इसमें हमने मान लो सेव करा दिया कोई वैल्यू, हमने 10 सेव करा दी, ठीक है। अब जो हमारा नंबर 1 है ये मेमोरी में एक जगह है, ठीक है, ये हमारी मेमोरी में एक जगह है 10, जहाँ पे 10 सेव है, और हमारा जो नंबर 1 है वो इस जगह को पॉइंट कर रहा होता है, या इस जगह को वो रेफर कर रहा होता है। तो हमारे पास एक नंबर 1 है, ये इस जगह को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और ये केवल एक रेफरेंस है। जो वैल्यू हमारी स्टोर हुई है वो वैल्यू हमारी इस मेमोरी में सेव हुई है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर, जब हमने यहाँ पर ये लिखा था ऐड में नंबर 1 पास किया था, तो वो एड्रेस यहाँ पर ये नंबर 1 का रेफरेंस पास नहीं हुआ था, नंबर 1 की जो ये वैल्यू थी 10, ये पास हो गई थी, ठीक है। तो जैसे तुमने C++ में पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस देखा होगा, वैसे ही यहाँ पर ये पास बाय वैल्यू है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, जो नंबर 1 की वैल्यू है 10, ये यहाँ पर आ जाएगी, और ऐसे ही नंबर 2 में यहाँ पर ये 10 आ जाएगा। तो इस इस नंबर 1 की वैल्यू जो हमने यहाँ पर पास की है,
वो इस नंबर 1 में आ जाएगी। तो इस नंबर 1 में हमारा क्या आएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। बट ये नंबर 1 और ये नंबर 1 में कोई कोई भी लिंक नहीं है। यहां से वैल्यू 10 पास हुई और ये इस नंबर 1 में आके सेव हो गई। अब इस नंबर 1 में अगर इस ऐड मेथड में, इस ऐड मेथड की बॉडी में हम नंबर 1 को एक्सेस करेंगे तो वो ये वाला नंबर 1 होगा। इस नंबर 1 से उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम 10+2 सेव कर रहे हैं नंबर 1 में, तो नंबर 1 में 12 सेव हो जाएगा। और वो 12 सेव हो जाएगा कहाँ पे, वो सेव होगा इस वाले लोकल वेरिएबल में, ये वाला लोकल वेरिएबल, ठीक है। और उसका इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुमने यहाँ पर नंबर 1 पास किया था तो नंबर 1 उसकी वैल्यू पास हुई थी और वैल्यू यहाँ पर एक नंबर 1 आके कॉपी हो गया था। तो जब भी जैसे अगर तुम मान लो इसमें क्या है, ये वाला जो नंबर 1 है, ये वाला, तो ये एक ये हमारा मेन मेथड का नंबर 1 है। ऐसे ही हमारा एक और नंबर 1 है जो कि ऐड मेथड का है। इसमें 10 वैल्यू है, 10 वैल्यू आई जो यहां से इस मेन मेथड से आई, ठीक है। और इसको कोई और नंबर 1 पॉइंट करेगा, वो नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, मतलब एक नंबर 1 और था, यहाँ पर उसकी मेमोरी में 12 हो गया, बट इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसने रिटर्न कर दी वो वैल्यू, रिटर्न कर दी वैल्यू, तो वो कहाँ जाएगी, जहां से कॉल हुआ है, यहाँ पे आके वो वैल्यू आ जाएगी। इस लाइन पे वो वैल्यू रिटर्न होके वापस आ जाएगी, यहाँ पर 12 आ जाएगा। बट यहाँ पर हमने इसको कहीं पे यूज नहीं किया है, इस वैल्यू को हमने कहीं पर यहाँ पर यूज नहीं किया है, तो उस वैल्यू का कोई यूज नहीं हुआ। यहाँ पर ये जो देखो, ये लाइन जो है प्रिंट एलन, यहाँ पर जो नंबर 1 हमने प्रिंट कराया है, ये नंबर 1 कौन सा वाला है, ये नंबर 1 ये वाला है, ये वाला नंबर 1 है ये, ठीक है। अरे यार क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये नंबर 1 कौन सा वाला है, ये मेन मेथड वाला है। और मेन मेथड वाले नंबर 1 की वैल्यू क्या चेंज हुई है, वो 10 ही है। वैल्यू चेंज किसकी हुई है, इसकी। अगर यहाँ पर मैं प्रिंट कराऊं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो इसका आउटपुट जल्दी से बताओ अब क्या आएगा। यहाँ पर अगर मैं नंबर 1 प्रिंट कराऊं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 12 आएगा। और मतलब पूरा आउटपुट क्या आएगा, 2 बार पूरा आउटपुट क्या आएगा, सर एक बार 10 फिर 12। पहले 10 आएगा फिर 12, या पहले 12 आएगा फिर 10। पहले 12 आएगा सर। कौन कौन कह रहा है पहले 12 आएगा फिर 12। पहले 12 कौन कौन बोल रहा है, सर पहले 12 आएगा सर। कौन बोला ये, पहले 12 आएगा। ये विजेंद्र। ओके। और कौन बोल रहा है पहले 12 आएगा, प्रणीत। ओके ठीक है। 10 कौन कौन बोल रहा है, अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं बोल रहा है। तो पहले 12 आएगा। क्यों पहले 12 आएगा, क्योंकि देखो हमारा फ्लो यहाँ तक आया प्रोग्राम का, और यहाँ पर हमने ऐड फंक्शन कॉल कर दिया। अब ऐड फंक्शन जब हमने यहाँ पर कॉल कर दिया तो हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से रुक के उठ के यहाँ चला जाएगा इस ऐड मेथड पे, और ऐड मेथड पे एग्जीक्यूशन गया तो अब ये पूरा ऐड मेथड पहले रन होगा। और जब ये लाइन बाय लाइन रन होगा तो पहली लाइन में ये हुआ, दूसरी लाइन में यहाँ पर ये पहले प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंट होने के बाद रिटर्न हुआ। मेथड जब रिटर्न होता है तो वो वहीं जाके रिटर्न होता है, वहीं से एग्जीक्यूशन वहीं पे रिटर्न होता है जहां से उसको कॉल किया गया होता है। इसको कॉल कहाँ किया था, इसको कॉल किया था यहाँ इस लाइन से। तो जब ये रिटर्न हुआ तो ये इधर इसी लाइन पे चला जाएगा। तो पहले यहाँ पर 12 प्रिंट हो गया क्योंकि पहले ऐड कॉल हो चुका था, फिर ये इस लाइन पे गया, इसके बाद यहाँ पे आके इसने 10 प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये है लोकल वेरिएबल्स दोनों, नंबर 1 और नंबर 1। एक नंबर 1 जो है वो मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है, और एक नंबर 1 जो है वो
मतलब मेथड। ऐड वाले मेथड का लोकल वेरिएबल। एक सेकंड देना मेरे को, मैं चार्जिंग लगा लूँ लैपटॉप को, बैटरी खत्म हो रही है। हेलो, तो ये थे हमारे लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम तो मैं, सर एक डाउट था हाँ बताओ, डाउट बताओ। सर, अगर 12 प्रिंट कराना हो अपन को मेन मेथड से सब नहीं होगा? हाँ हो जाएगा 12 प्रिंट। जो इसने वैल्यू मेन वाले रिटर्न मेथड की है 12 वो प्रिंट प्रिंट कराना करा दो इधर। जो सर इस कैसे? यहाँ पर सिस्टम डॉट प्रिंट एलन यहाँ पर लगा दो और ये प्रिंट हो जाएगा। 12 मेन मेथड में प्रिंट हो जाएगा। जो वैल्यू इसने रिटर्न की वो यहाँ इस जगह पे आ जाएगी। ठीक है, और वो फिर प्रिंट हो जाएगी। अब इसको जैसे कंपाइल करो, कंपाइल हो गया, इसको अब रन करो, रन हो गया, 12 आ गया। ठीक है, ये भी कर सकते हो डायरेक्ट, तुम प्रिंट करा दिया मैंने। तुम इसको ये भी कर सकते हो कि पहले जो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो। ठीक है, और फिर इसको प्रिंट करा दो यहाँ पे। तो जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी उसका डेटा टाइप और इसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी पॉसिबल है। अब ये इंट वैल्यू ओके रिटर्न ओके करा रहा है, समझा। तो यहाँ पर भी जो जिस वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर कर रहे हो वो देखो, पहले रिटर्न होके पहले भी आ रही थी बट उसका कुछ यूज नहीं कर रहे थे हम मेन मेथड में। ठीक है, अब जब रिटर्न होके आएगी तो उसको किसी नंबर में सेव कर लो। ठीक है सर। ठीक है, और यहाँ प्रिंट करा लो। तो ये है हमारा। ओके सर। ठीक है, किसी और को कोई डाउट? सर अगर इसी में अपन को इम्प्लिसिट, हाँ, सर इसी में अगर अपन को एक्सप्लिसिट करना हो तो सर वो भी हो जाएगा एक्सप्लिसिट ना सर? करना अगर हो आगे तो अपन फ्लोट लगा देंगे हाँ, तो आगे फ्लोट लगा देंगे ब्रैकेट में ऐड के आगे। फ्लोट क्या तुम फ्लोट के लिए तो तुमको ये ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर को तो तुम फ्लोट में, वो तो कंपाइलर ही कर देता है, क्योंकि उसमें कोई क्या कहते हैं, उसमें कोई मतलब सर लॉस अगर नहीं है ना। जैसे इंट से छोटे में करना है, बाइट में करना है वैसे, तो आगे वो करना पड़ेगा ना, ब्रैकेट लगाना हाँ, पड़ेगा बाइट उसमें नंबर। उसमें उसमें करना पड़ेगा, उसमें करना पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके सर। यहाँ पे बाइट है, तो अगर इसको जैसे कंपाइल करोगे तो एरर देगा तुमको। एरर आ जाएगा सर, तो एरर आ जाएगा। हाँ, एरर आ गया। ठीक है, तो अब लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हो जाए कन्वर्ट, एरर ना दे, तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट कर दो बाइट। ओके ओके सर। अब कंपाइल हो गया, रन हो गया। ठीक है, तो ये कर सकते हो। तो ये थे हमारे लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो डिक्लेयर कहाँ किए जाते हैं, किसी मेथड के अंदर, और वो कोई भी मेथड हो सकता है। जैसे यहाँ पर अभी 2 ही मेथड देखे हैं तुम लोगों ने, और कितने भी मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। हाँ, तो जो किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं वो वेरिएबल्स इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं, जो किसी इंस्टेंस के होते हैं। इंस्टेंस का मतलब होता है किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट, उसको हम इंस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और अगर उसको कोई देखो, जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं वो क्लास के अंदर और मेथड के बाहर डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर और मेथड के बाहर। तो जैसे अगर हम यहाँ लिखें इंट नेम, ठीक है, और यहाँ हम लिखें इंट नेम नहीं होगा ना, सॉरी, स्ट्रिंग नेम है ना, स्ट्रिंग नेम। और अगर हम यहाँ लिखें इंट मार्क्स या कुछ भी,
तो दो दो ही लेके चलते हैं चलो अभी। तो स्ट्रिंग नेम और इंट मार्क्स, तो ये दोनों जो है ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। इंस्टेंस वेरिएबल्स क्यों है? क्योंकि इसको हमने कहाँ डिफाइन किया है? क्लास के अंदर और मेथड के बाहर। अच्छा, इसके लिए एक इंस्टेंस वेरिएबल्स के लिए एक और नई क्लास बनाते हैं। क्लास है स्टूडेंट, मान लो स्टूडेंट, और इसके अंदर हमने दो इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाए, और दो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं स्ट्रिंग नेम और इंट मार्क्स, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होना ही चाहिए, है ना, क्योंकि यहीं से हमारा कोड रन होना शुरू होता है। स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। और इसमें हमने दो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स जो होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। जैसे अब देखो, ऑब्जेक्ट बनाना अब सीख लो, अब देखो कैसे बनाते हैं किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट। तो किसी भी क्लास का इंस्टेंस हमको बनाना होता है या उसका ऑब्जेक्ट अगर बनाना होता है तो उसका सिंटैक्स होता है, उस क्लास का नाम लिखो, ठीक है। जैसे स्टूडेंट क्लास है तो स्टूडेंट क्लास में दो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, नेम और मार्क्स। तो इसके स्टूडेंट क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके पास दो फील्ड्स उनकी होंगी। पहली फील्ड होगी उनका नाम और दूसरी फील्ड होगी उनके मार्क्स। तो नेम और मार्क्स वो दोनों ही उसको उसमें हर ऑब्जेक्ट के स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के पास होंगे। जैसे स्टूडेंट st1 इज इक्वल्स टू न्यू, ये स्टूडेंट कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का अगर बनाना होता है तो इसका मेथड होता है कि पहले क्लास का नाम लिखते हैं हम, फिर हम उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, फिर हम इक्वल टू न्यू, न्यू मेमोरी एलोकेट कर देता है ऑब्जेक्ट को, और फिर अगेन उस क्लास का कंस्ट्रक्टर हम कॉल कर देते हैं। तो अब जो ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना है ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये इस क्लास का, स्टूडेंट क्लास का, ठीक है। एक मिनट इसको सेव कर ले मैंने। ये हमारा कौन सा है? इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ये स्टूडेंट st1 बना है इसके पास ये दोनों वेरिएबल्स हैं। क्यों है? क्योंकि इस स्टूडेंट क्लास में दो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसी एक क्लास का इंस्टेंस होता है, तो हर ऑब्जेक्ट के पास ये दोनों वेरिएबल्स अवेलेबल होंगे। जैसे अगर हम अभी प्रिंट कराएं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हम प्रिंट करा दें st1 डॉट नेम, तो अभी हमने कुछ स्टोर नहीं कराया है ना इसमें। तो अगर कुछ स्टोर नहीं कराया है तो क्या आएगा इसका आंसर? डिफॉल्ट वैल्यू। तो डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग की क्या होती है? स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल, और इंटीजर और सबकी बाकी की 0 होती है, और बूलियन की फॉल्स, ठीक है। तो इसको सेव कराया। इसको अगर कंपाइल करें हम तो जावा सी इसका क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल्स है ना, इंस्टेंस वेरिएबल्स डॉट जावा, इसको हमने कंपाइल कराया। कंपाइल कराने के बाद इसको हम रन कराते हैं। रन कराने के लिए जावा, और क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट। तो देखो क्या आया, नल आया पहला आंसर, और दूसरा क्या आया? 0। तो क्योंकि स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल होती है, और इंटीजर की होती है 0, फ्लोट की 0.0, डबल की भी 0.0 होगी, ठीक है। अब मान लो हमें st1 डॉट डॉट ऑपरेटर देखो हम लोग यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई अगर फील्ड हमको एक्सेस करनी होती है, हम इसको फील्ड भी बोल सकते हैं या इसका वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल बोल सकते हैं। तो st1 का इक्वल टू st1 डॉट नेम इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर, तो एक चीज ये ध्यान से समझना इंस्टेंस वेरिएबल्स, क्योंकि जब मैं स्टैटिक समझाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और वही डिफरेंस बस तुम लोग को याद रखना है। तो
st1.name इक्वल टू, मान लो मैंने डाल दिया, क्या नाम है, मान लो मैंने डाल दिया विजेंद्र, ठीक है। ये मैंने st1.name डाल दिया और मार्क्स मान लो मैंने डाल दिए 95, ठीक है। ये स्ट्रिंग में तो नहीं है तो इसलिए इसको डबल कोट्स में नहीं, ऐसे लिखेंगे। अब अगर इसको प्रिंट कराएंगे st1 के ये, तो ये चेंज हो चुका होगा, ठीक है। तो अब आंसर क्या आएगा? ये समझ लेना ये, क्योंकि कल ये यही चीज होमवर्क में हो जाएगी, 2 क्वेश्चन इस होमवर्क में रहेंगे, तो ये ध्यान से समझ लेना, ठीक है। आउटपुट इसका क्या आएगा? विजेंद्र और विजेंद्र 95। अच्छा, पहले नल नल 0 0, फिर विजेंद्र 95, तो वैल्यूज की अपडेट हो गई। तो हर एक स्टूडेंट के लिए, जैसे अब अगर हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएं, तो ऑब्जेक्ट बनाना समझ आ गया कैसे बनता है ऑब्जेक्ट। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो पहले उस क्लास का नाम लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाना है, तो मान लो हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, इक्वल टू न्यू। न्यू क्या करता है? ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट कर देता है, ठीक है, मेमोरी एलोकेट कर देता है। और जो ये है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर को कॉल होता है। और अभी कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं वो अभी हम लोग आगे अलग से पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो C++ वालों को पता होगा कंस्ट्रक्टर, वही यहाँ पे भी है, बट थोड़े से चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने क्या किया, st2.name, यहाँ पे मैंने लिखा कपिल, ठीक है, और st2.marks, st2.marks मैंने लिखा कितने कितने देने हैं कपिल? 100 आउट ऑफ 100 कर दो। 0 देने हैं क्या? Yes, sir. चलो ठीक है, चलो ये दे दिया। तो अगर मैं अब मान लो प्रिंट कराता हूं, ये यहाँ से हटा के, यहाँ से हटा दे रहा हूँ मैं, इसके मार्क्स और नेम प्रिंट नहीं करा रहा यहाँ पे, और मैं ये प्रिंट करा रहा हूँ, और साथ में इसके बाद मैं ये प्रिंट करा रहा हूँ। तो अब ये बताओ st1.name, इसका आउटपुट क्या आएगा? डिफॉल्ट वाला भी मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, डिफॉल्ट वाला हटा दिया। अब आंसर बताओ, 4 प्रिंट है। विजेंद्र 95, विजेंद्र 95, कपिल 100। कपिल 100, ओके। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि st1 की वैल्यू, st1 के लिए भी 2 वेरिएबल बने। एक ऑब्जेक्ट था st1, उसके लिए 2 वेरिएबल अलग थे, नेम और मार्क्स, ठीक है। और st2 बना जब ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए 2 वेरिएबल्स अलग बने, उनकी अलग मेमोरी में जगह बनी, नेम और मार्क्स, जो कि st2 को बिलोंग करते थे। मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स बनाओगे उतने ही इंस्टेंस वेरिएबल सबके बनेंगे। जितने, मतलब जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बनते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर तुम लोग का सही है कि इसमें आंसर क्या आएगा कि पहले वो आएगा। सर यहाँ पे अगर मार्क्स 95.5 होता तो फिर हमारा कैसे आता है? तुम्हारा एरर आ जाता फिर तो फ्लोट वैल्यू की उसके लिए तुमको यहाँ पर मार्क्स में फ्लोट लेना होता, ठीक है। फ्लोट और एफ वहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है ताकि वो डबल ना ले ले। हाँ, यहाँ पे एफ देना होता, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो। और तो ये है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो एक चीज याद रखना, हर ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस वेरिएबल्स जो होते हैं वो और कहाँ डिफाइन होते हैं ये डिफाइन होते हैं क्लास के अंदर इनसाइड द क्लास और मेथड्स के बाहर, मतलब, ठीक है। अब आते हैं, लास्ट है हमारा स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल्स भी सेम होते हैं, जो क्लास के अंदर होते हैं बट मेथड्स के बाहर होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज होती है कि स्टैटिक कीवर्ड यूज होता है,
तो स्टैटिक मान लो कॉलेज नेम, ठीक है, ये है। अगर कोई वैल्यू देनी है तो वैल्यू भी दे सकते हो ऊपर। स्टैटिक, अच्छा स्टैटिक डेटा टाइप तो दिया ही नहीं, स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज नेम, ठीक है। तो क्या किया मैंने कि यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल कॉलेज, तो ये मैंने क्या किया यहाँ पर st1 डॉट कॉलेज नेम इक्वल टू क्या है भाई, कॉलेज नेम बताओ जल्दी, शॉर्ट में बताना। RKGIT। अच्छा RKGIT क्या हो, मेरा दोस्त पढ़ता था वहाँ पे। ठीक है, ये अपना जो st, फिर मैंने क्या किया st2 डॉट कॉलेज नेम, इसमें मैंने डाल दिया मान लो कुछ और, ठीक है, क्या है वैसे कपिल, MDU सर, एम MDU एम डी, MDU। ओके ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया, इनका कॉलेज नेम भी प्रिंट करा दिया साथ में। तो बताओ आउटपुट क्या आएगा? st1 डॉट क्या, आउटपुट क्या आएगा? सर एरर आएगी अभी तो एरर सर, आएगा सर, एरर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि क्योंकि स्टैटिक है सर सर वो तो कॉलेज नेम। स्टैटिक को सर ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस नहीं कर सकते, उसको डायरेक्ट क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं हम। नहीं देखो, स्टैटिक को क्लास के नाम से भी एक्सेस कर सकते हो और ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस कर सकते हो। वो ऑब्जेक्ट को कंपाइलर क्लास से रिप्लेस अपने आप कर देता है इंटरनली, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल को वैल्यू तो फिक्स रहेगी ना। क्या मतलब, क्या आउटपुट क्या आएगा बताओ इसका? विजेंद्र 95 RKGIT, हाँ जी सर, कपिल मैं एक 100। मिनट। MDU। तो ST2 और ST2 हमने 3 ले लिया। ST2 में हमने क्या चीज प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है बहुत ठीक है। अगर सर ये एरर नहीं देगा तो सर ये विजन 95 एंड RKGIT अगेन। में भी प्रिंट करेगा ये। हाँ सर, तो ये 6 मतलब पहले नेम प्रिंट करेगा, उसके बाद मार्क्स करेगा, उसके बाद मींस कॉलेज नेम RKGIT अगेन कपिल 100 एंड MDU। अच्छा, तो और किसी का इससे अलग आंसर है तो वो भी बता दो। सर स्टैटिक वैल्यू तो फिक्स होती है ना। कौन बोल रहा है ये? गिरीश सर। फिक्स होती है मतलब? मतलब स्टैटिक अगर हम किसी वेरिएबल को बना देते हैं तो उसकी वैल्यू तो फिक्स रहती है। फिक्स का मतलब क्या होता है? फिक्स का कहने का मतलब? फिक्स जैसे सर हम एक कॉलेज नेम डिफाइन कर दिया तो वो एक ही रहेगा ना सभी के लिए होता। अच्छा, वो सभी के लिए एक ही होगा, और अगर हम दो बना दे तो दो में वो कर दें तो? वो तो फाइनल में होता है ना सर। नहीं, फाइनल में तो फिक्स्ड रहती है, ठीक है। तो इसमें तो हम कर ही सकते हैं सर, कितना हाँ, भी कर सकते हैं सर। इसको क्या हुआ, स्पेलिंग गलत हो गई, प्रिंट एलन की काम गया। हाँ हाँ, तो देखो इसका आउटपुट आएगा, नाम और मार्क्स वैसे ही आएंगे लेकिन कॉलेज का नाम दोनों में आएगा MDU, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? देखो कॉलेज का नाम क्या आया, MDU आया, दोनों में MDU। ठीक है। तो होता क्या है, स्टैटिक जो वेरिएबल होता है वो क्लास वेरिएबल होता है, वो पूरी क्लास के लिए केवल एक वेरिएबल होता है। अब देखो, जब तुम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उस ऑब्जेक्ट के साथ सब इंस्टेंस वेरिएबल्स को जगह दी जाती है मेमोरी में, ठीक है। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो मेमोरी में कब आ जाते हैं? वो ऑब्जेक्ट बनाने पे मेमोरी पे नहीं आते हैं, वो मेमोरी में क्लास लोडिंग टाइम पे ही आ जाते हैं मेमोरी में। उनको कंप्यूटर मेमोरी में जगह एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग ही दे देता है। तो
जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो क्लास वेरिएबल्स होते हैं, वो क्लास से जुड़े हुए होते हैं। तो स्टूडेंट क्लास में अगर स्टैटिक वेरिएबल है तो वो स्टैटिक वेरिएबल स्टूडेंट क्लास से जुड़ा हुआ है, उनके ऑब्जेक्ट से नहीं जुड़ा हुआ है। तो एक क्लास के लिए एक ही वेरिएबल होगा जो स्टैटिक वेरिएबल होगा, कॉलेज नेम। अब जब तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे कोई भी इस क्लास का, तो स्टूडेंट, जैसे तुमने स्टूडेंट S1 बनाया, ST1 बनाया, तो ये जब तुमने ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके लिए इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए दो वेरिएबल्स मेमोरी में आएंगे, तीन नहीं आएंगे, दो आएंगे। एक उसका स्टूडेंट का नाम और एक मार्क्स। तीसरा क्यों नहीं आया? क्योंकि तीसरा ऑलरेडी मेमोरी में पहले से आ चुका है एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। वो ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे मेमोरी पे नहीं आता है। इंस्टेंस वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे मेमोरी में उनको जगह मिलती है इस न्यू वेरिएबल, न्यू ऑपरेटर की वजह से। लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो ऑलरेडी मेमोरी में पहले ही आ जाते हैं एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। तो जब तुमने ST1 बनाया तो एक नया वेरिएबल कॉलेज नेम इसके साथ नहीं बना जो ST1 से जुड़ा हुआ था। वो ऑलरेडी बना हुआ है, क्लास स्टूडेंट क्लास के लिए एक वेरिएबल ऑलरेडी मेमोरी में बना हुआ है जिसका नाम है कॉलेज नेम। और ST1 से जब तुम कॉलेज नेम की वैल्यू को अपडेट करोगे तो वो उसी वेरिएबल में जाके वो वैल्यू डाल देगा जो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है। ऐसे ही जब तुमने ST2 बनाया तब भी इसके साथ दो नए वेरिएबल्स को मेमोरी में जगह मिली, नेम और मार्क्स, जो कि इस नेम और मार्क्स से अलग हैं। वो ST2 के हैं नेम और मार्क्स। तो ST1 में भी दो वेरिएबल्स बने, नेम और मार्क्स। ST2 के अलग से बने नेम और मार्क्स, क्योंकि ये दोनों इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। लेकिन ST2 भी अगर कॉलेज नेम एक्सेस कर रहा है तो ST2 भी अपना वो वही वाला कॉलेज नेम एक्सेस करेगा वेरिएबल जो ऑलरेडी मेमोरी में आ चुका था एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। और वो जब हम उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं तो देखो तुमने क्या किया, ST1 से कॉलेज नेम की वैल्यू को RKGIT डाल दिया यहाँ पे हमने, और फिर ये वैल्यू जो है ये वैल्यू जाके उस वेरिएबल में चली गई। लेकिन ST2 ने क्या किया, उस वेरिएबल में जाके MDU डाल दिया। तो अब तुम अगर आगे बढ़ के तुम मान लो ST1 नेम एक्सेस कर रहे हो, ST1 मार्क्स एक्सेस कर रहे हो, तब तो अलग आएगा, क्योंकि ST1 का नेम और ST1 का मार्क्स ये वेरिएबल्स अलग अलग बने थे और इनकी वैल्यू अलग थी ST1 के लिए। लेकिन ST1 जब कॉलेज नेम एक्सेस करेगा तो ये कौन सा वाला कॉलेज नेम एक्सेस करेगा? ST1 के लिए लेटेस्ट वाली वैल्यू करा देगा, वो जो भी वो न्यू हाँ अपडेटेड वैल्यू प्रिंट करा देगा। वो वाला कॉलेज नेम एक्सेस करेगा जो एक ही वेरिएबल पूरी क्लास के लिए बना हुआ है, और उसमें आखिरी वैल्यू क्या थी जो डली थी? MDU डली थी। RKGIT को तो ओवरराइड कर दिया इसने, MDU ने। ठीक है। फिर आखिरी वैल्यू ये उठाएगा और यहाँ पर प्रिंट करा देगा, क्योंकि ST1 के लिए वो वेरिएबल अलग से नहीं बना था, वो एक सबका कॉमन वेरिएबल था। हर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसको एक्सेस करेगा तो वो वही प्रिंट कराएगा। ठीक है। तो ऐसे ही ST2 ने जब कॉलेज नेम एक्सेस किया तो वही वाला वेरिएबल एक्सेस किया, इसलिए उसने भी MDU ही प्रिंट कराया। और एक चीज होती है, स्टैटिक वेरिएबल्स को अगर तुम यूज करना मतलब प्रिंट करना चाहते हो तो तुम उसको क्लास नेम से भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल्स को क्लास नेम से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल को तुम ऐसे लिख सकते हो, स्टूडेंट डॉट कॉलेज नेम। तो ये भी चल सकता है, क्योंकि इंटरनली जब ST1 और ST2 डॉट कॉलेज नेम लिखा तो वो कंपाइलर इसको हटा ही देता है, वो क्लास नेम। तो देखो MDU आ गया। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल्स बिलोंग करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो तुम उसमें ये नहीं लिख सकते। जैसे अगर तुम ये लिखो स्टूडेंट डॉट नेम, तो नेम क्या है? नेम स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, वो क्लास के लिए नहीं बना है। वो मेमोरी में तभी आएगा जब कोई ऑब्जेक्ट बनेगा। इसलिए यहाँ पर एरर आ जाएगा। एरर क्यों आ जाएगा? क्योंकि जो नेम वेरिएबल है ये इंस्टेंस वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, और अभी तक ये मेमोरी में आया ही नहीं है स्टूडेंट के लिए। मतलब क्लास इसको एक्सेस नहीं कर सकती है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये बना है वही उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये मतलब समझ आ गया अब क्या डिफरेंस होता है इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल्स में?
समझ आ गया? हाँ जी सर। यस सर। यस। हेलो ठीक। सर। हाँ। सर अगर सर ST1 प्रिंट करें, सर ST2 में प्रिंट नहीं करें मतलब स्टैटिक वाला कॉलेज नेम, तो सर RKGIT प्रिंट होगा फिर? क्या प्रिंट कराओ? ST1 सर कॉलेज नेम और ST1 में प्रिंट कराना अकेले, ST2 में नहीं करा रहे प्रिंट आरके वो कॉलेज नेम। प्रिंट नहीं करा रहे? अच्छा, ये वाली लाइन हटा हाँ दो। ST2 में नहीं करा रहे। हाँ प्रिंट कराने से क्या हाँ, मतलब है? तो RKGIT आएगा। प्रिंट कराने से क्या मतलब है? तुमने उसकी वैल्यू को बदल यहाँ दिया है ना। ये लाइन हटा दोगे तो RKGIT, दोनों में RKGIT आ जाएगा। ओके रुको, अच्छा मैं ओके समझाता हूँ। ओके। हाँ ठीक। मैं समझाता हूँ दूसरे तरीके से। तो एक मेमोरी बनी, उसमें आ गया RKGIT। ये हमारा है, ये हमारा वेरिएबल है। ये कौन सा वेरिएबल है? ये हमारा कॉलेज नेम वेरिएबल है। इसने ST1 ने RKGIT डाल दिया इसमें, और फिर बाद में सॉरी, ST1 ने RKGIT डाला था इसमें, और बाद में क्या किया, इसी को ओवरराइड कर दिया ST2 ने, और इसमें MDU डाल दिया। तो यही चेंज हो गया। बट जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं, जैसे इंस्टेंस वेरिएबल की अगर बात करो तो एक मिनट रुको। ये ये मान लो इंस्टेंस वेरिएबल, ये मेमोरी है, तो इसमें नेम और साथ में अपना, एक मिनट, नेम और दूसरा क्या था? मार्क्स। तो नेम और मार्क्स एक बनेंगे इसके लिए। इसको पॉइंट कौन करेगा? इसको पॉइंट करेगा अपना, इसको पॉइंट कौन करेगा? इसको पॉइंट करेगा कौन? पॉइंट करेगा यार, इसको ST1 पॉइंट करेगा। ST1 है, ST1। ठीक है, ऐसे ही एक और मेमोरी में जगह बनेगी, वहां पे नेम और मार्क्स, ये दोनों वेरिएबल्स बनेंगे। और इसको, इस वाले को पॉइंट कौन करेगा? ये ST2 के हैं, ठीक है, तो इसको ST2 पॉइंट करेगा। तो अलग अलग बनेंगे दोनों के, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग बनेंगे। ठीक है, अब इसको, तो तुम अगर ST1 का नेम चेंज कर रहे हो तो ST2 पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए अलग से नेम और मार्क्स बना है ST1 का। लेकिन जो कॉलेज नेम वेरिएबल है, ये एक क्लास के लिए एक ही बना है। तो अगर तुम ST1 से कॉलेज नेम चेंज कर देते हो, तो ST1 जैसे ये है, तो ये इसी कॉलेज नेम को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये इसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, और ये भी, ये वाला भी, ये भी इसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कॉलेज नेम सेम को एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि जो ये होता है ये पूरी क्लास के लिए एक ही बनता है। तो अगर ST1 ने इसका RKGIT रखा, ऊपर से ST2 ने आके फिर इसको MDU कर दिया, तो जब ST1 इसकी वैल्यू एक्सेस करेगा तो MDU ही मिलेगी, RKGIT नहीं मिलेगी अब, क्योंकि ST2 ने चाहे ओवरराइट किया हो उसको, लेकिन ST1 प्रिंट कहाँ से करेगा? उठा के यहीं से ना। और यहाँ क्या हो चुका है? MDU। ठीक है, तो समझ आया? यस सर यस सर। ठीक है, तो वो इंस्टेंस वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बनता है मेमोरी में, और लेकिन स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो सेम बनते हैं। मतलब एक क्लास के लिए एक ही बनते हैं, हर हर ऑब्जेक्ट उसको शेयर करता है, क्योंकि वो पूरी क्लास के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर अपने को कमेंट्स जानना है तो जल्दी से 2 टॉपिक और करते हैं, उसके बाद होमवर्क तुम लोग का वही सर इसमें ग्लोबल वेरिएबल नहीं होते? ग्लोबल वेरिएबल इसमें स्टैटिक नहीं, इसमें ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं होते हैं, नहीं होते हैं इसमें ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, और अगर इसमें कमेंट्स की बात करो तो कमेंट्स हम
तीन तरीके से होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। एक हमारा ये सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको तुम क्या, हर लाइन में, जिस लाइन में तुमको कमेंट करना है हर लाइन में ये लिखोगे तुम। तो एक लाइन में अगर तुमको कमेंट करना है तो ये यूज कर सकते हो। और मान लो तुम्हारा कमेंट बहुत लंबा है, 4-5 लाइनों तक जा रहा है, तो हर लाइन में डबल स्लैश लगाने से अच्छा है कि तुम एक लाइन में ये करो, ये यहाँ से स्लैश एस्ट्रिक करो, और जहाँ पे कमेंट खत्म हो रहा है फाइनली, मान लो यहाँ पे भी कमेंट है, यहाँ पे भी कमेंट है, ये भी कमेंट है, तो हर लाइन में डबल स्लैश लगाने से अच्छा है कि जहाँ पे तुम्हारा कमेंट खत्म हो रहा है वहाँ पे इसको बंद कर दो। तो ये पूरा कमेंट हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट का मतलब कि जो ऐसा कमेंट जो एक से ज़्यादा लाइन में स्ट्रेच हो रहा है उसको मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। और ये एक टाइप के और होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट होते हैं, इसमें ये डबल एस्ट्रिक से चालू होता है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने के काम आते हैं। जावा डॉक एक हमारा अपना वो होता है प्रोग्राम जेडीके में, जो अपने आप डॉक्यूमेंटेशन, जो जो डॉक्यूमेंटेशन वाले जो जो इस कमेंट्स में होते हैं उनका एक उनकी एक फाइल बना देता है, उनका एक डॉक्यूमेंट बना देता है। तो बाद में उसको फिर मतलब किसी को अगर समझना है कि कौन सा प्रोग्राम क्या कर रहा है तो वो डॉक्यूमेंटेशन वो पढ़ सकता है। तो केवल उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन वाले कमेंट होंगे वो सारे कमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो तीन तरीके के अपने कमेंट्स हो गए। तो सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, तो कभी कोई प्रोग्राम एप्लीकेशन डेवलप करोगे तो डॉक्यूमेंटेशन लेवल वाले भी कर सकते हो, अगर किसी कंपनी के लिए जब कोड करोगे या कुछ अलग से बनाओगे तो ये हमारे कमेंट्स हो गए। इसके बाद अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें तो ऑपरेटर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट अगर उसमें हम वो सॉरी हाँ ठीक है, तो अगर ऑपरेटर्स में अगर हम उनकी फंक्शनिंग देख लें थोड़ी सी, तो ऑपरेटर्स में अपने पास एरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये सब कल हम लोगों ने लिखा ही था, तो वहीं से देख लेते हैं। थोड़ा सा इनके एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, और होमवर्क ऑपरेटर्स पे ही जहाँ तक है 2 क्वेश्चन इसी पे रहेंगे, तो इसको ध्यान से देख लें। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये अपने को पता ही है। मॉड्यूलस आई गेस सबको पता ही होगा, है ना। मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस अपना वही रिमाइंडर बताता है, पहला नंबर दूसरे से जब डिवाइड हो तो रिमाइंडर क्या है वो अपना मॉड्यूलस बताता है। तो मैं कुछ ऑपरेटर्स मतलब मैं वो लिख रहा हूँ, तो तुम लोग इसका आंसर बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, अगर तुम लोग को पता है कि कौन सा ऑपरेटर किस हिसाब से काम करता है। तो ये मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, इसी पे हमारा होमवर्क रहेगा, ऑपरेटर्स और डेटा टाइप्स पे। तो स्ट्रिंग आर्क्स और फिर तो आज कुछ लोग अलाउड थे, कल अलाउड नहीं होंगे। अब है हमारा ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और इसमें अगर मान लो हमने एक नंबर लिया इंट नंबर 1 इक्वल टू 10, और हमने यहाँ पे लिया इंट नंबर 2 इक्वल टू 20, तो एक चीज़ तो तुम लोग जानते हो, दोनों इंटीजर हैं तो एक ही लाइन में भी कॉमा दे के हम लोग लिख सकते हैं। तो नंबर 2 इक्वल टू 20, ठीक है। ये हो गया। इसको सेव एक मिनट कर लेते हैं पहले। इसके बाद अगर मान लो मैंने प्रिंट कराया, तो अगर मैंने प्रिंट कराया नंबर 1 प्लस प्लस, तो क्या प्रिंट होगा? ये कौन सा ऑपरेटर है प्लस प्लस? इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और 11 प्रिंट कर देगा सर। नहीं सर, ये तो सब 10 ही प्रिंट करेगा ना, पहले सब प्रिंट करवा रहे हैं उसके बाद इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। 10 ही प्रिंट करेगा, 10 ही प्रिंट करेगा। पहला 10 ही प्रिंट करेगा, ओके। चलो ठीक है, बढ़िया है। अब ये बताओ नंबर 1
प्लस या नंबर 1 नंबर 2 छोड़ो, ऐसे बताओ, ये 10 प्लस 20 13 डिवाइड बाय 15 minus 12 3 divided by 10 इसका आंसर बताओ। और इसके बाद अपना बिटवाइज ऑपरेटर्स आते हैं सबको। बताओ तीसरे का आंसर। सर कौन से वाले का सर? तीसरे का। एक मिनट। 49 सर। 49। हाँ सर 49 ही आएगा सर। 49 ओके। और कोई आंसर आ रहा है किसी का? ओके नहीं आ रहा है। और अपना मैं क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग आंसर सोचते जाओ, ठीक है? हम्म। कोई है बताने वाला या क्या सोच रहे हो?
चलो बताओ एक एक करके। हाँ तो पहले 10 पहला एक एक करके। एक किसने बताया अभी? गिरीश। ठीक है, अब गिरीश दूसरा तुम नहीं बताओगे, ठीक है? कौन दूसरे है का वो? आएगा सर 11 सर। दूसरे का आएगा 11। ये अब किसने बताया? विजेंद्र। ठीक है, इसके अलावा कोई आंसर किसी को बताना हो तो सब लोग बता सकते हैं, ठीक है? अब बताओ तीसरा कौन है भाई? अब कौन बता रहा है तीसरा? सर 49 49 ऋषभ। आएगा सर। ये ऋषभ। एक मिनट किसने बताया? ऋषभ। ठीक है, आओ फोर्थ पे आओ। 1012। सर ये सारे अरे कंकैटिनेट हो जाएंगे ना? दोबारा क्यों बता रहे हो भाई? एक क्वेश्चन एक बंदा बताएगा ना, तो ठीक है कोई, सर। ठीक है, कोई नहीं बताएगा तो तुम बताना, ठीक है? सबको मौका दो। और मौका क्या दो, सब छुप के बैठे हुए हैं, बोलेगा कोई इसी बहाने। तो ये क्या कॉन्केटिनेट हो जाएंगे? मतलब इसका आंसर क्या आएगा? सर दिस इज एन एडिशन एग्जांपल 10 12। अच्छा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट का, ये किसने बताया था? ये किसने सर बताया था? रुपाली। ओके, फॉल्स आएगा तो नेक्स्ट इसका इसका क्या गजब। आएगा? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट। आई थिंक ये सर एरर देगा। कौन बोला ये? कपिल सर। अरे रन करा के तो नहीं देख रहे हो तुम लोग? कोई टाइप करने की किसी की आवाज आ रही थी मेरे को, साथ साथ में रन करा के आंसर दे रहे हो। इसमें ये क्या आएगा? 2 ही रहेगा सर ये। 2 ही रहेगा। इसके अलावा किसी का कोई आंसर? अच्छा ठीक है, छोड़ो, नहीं है किसी का तो नेक्स्ट का। इसका 30 आएगा सर। अच्छा एक मिनट, मेरे हिसाब से तो ये एरर है, ठीक है, ये वाला, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वेरिएबल पे यूज होते हैं, कांस्टेंट पे यूज नहीं हो सकते, ठीक है, ये याद रखना। तो ये भी एरर है, 2 नहीं है इसका आंसर। अब इस पे आओ, नंबर, इसका आंसर बताओ। दोबारा बता सकते हैं? नहीं। क्या दोबारा बताना है? सर ये 2++ का आप एरर कैसे बता रहे हैं? क्योंकि ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स वेरिएबल्स पे वर्क करते हैं, कांस्टेंट्स पे वर्क नहीं करते हैं, ठीक है? 2 इज अ कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट वैल्यू है तो इस पे वर्क नहीं करता है। वेरिएबल होता नंबर 1 नंबर 2 ए बी सी डी, उस पे काम करता है, क्योंकि इंक्रीमेंट होने के बाद वो कहीं यूज हो सकता है। ये कांस्टेंट है तो इसको क्या इंक्रीमेंट करोगे और कहाँ यूज कर लोगे दोबारा? दोबारा इसको तुम लिख ही नहीं सकते सर कहीं पे तो। अगर 2 की जगह n होता तो एरर नहीं काम आता करता, ना? हाँ, तब वेरिएबल होता तो एरर नहीं आता, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और फिर तुम उसको कहीं यूज कर सकते हो। इसको 2++ करके क्या कर सकते हो? तुम कहीं यूज कर सकते हो क्या? तुम कहीं पे 2++ कर दिया, मान लो तुमने, वो 3 हो गया मान लो, तो 3 कहीं भी यूज करोगे तो तुम 3 लिखोगे ना, इसका कोई फायदा तो होगा नहीं। तो कांस्टेंट को क्यों ही तुम वो करोगे? अब नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट आएगा 30 सर। 30? अच्छा क्यों? क्योंकि सर हम नंबर पहले 1 प्रिंट करवा रहे हैं, उसके बाद इंक्रीमेंट कर रहे हैं सर, फिर उसके बाद हमारा प्लस ऑपरेटर है, फिर नंबर 2 मींस पहले प्रिंट होगा, मतलब पहले नंबर 1 और उसके बाद में नंबर 2 ऐड करेगा, 1020 सर। और उसके बाद सर हमारा इंक्रीमेंट होगा नंबर सर। अच्छा देखो, 1020, अच्छा एक बंदे ने बोला, मतलब कॉन्केटिनेट करा दिया तुमने,
तो कॉन्केटिनेट तो नहीं होगा क्योंकि कॉन्केटिनेशन स्ट्रिंग में होता है, नंबर में नहीं होता है, ठीक है। तो वो तो आंसर गलत है। लेकिन इसमें देखो, इसमें दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी है नंबर 1 प्लस 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 नंबर 2, एक ये पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि नंबर 1 प्लस 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 नंबर 2। तो इन दोनों पॉसिबिलिटी में से इसमें तुमने कौन सी वाली ली है, पहली या दूसरी? पहले के हिसाब से है 30 तो। 30 तो पहले के हिसाब से है। कौन कौन पहला ले रहा है और कौन कौन दूसरा ले रहा है? कौन Sir, कौन बोल रहा है first. ऐसे ब्रेक होगा? और कोई ऐसा है जो बोल रहा है एरर आएगा? एरर भी आ सकता है सर, बिना स्पेस के हैं तीनों प्लस। तो चलो आंसर बताओ तुम लोग अपना अपना, कौन सा। अगर अच्छा अच्छा तुम वो सब छोड़ो, ऐसे होगा या ऐसे होगा वो बाद में, वो तो डिस्कस कर ही लेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से ब्रेक होगा तो इसका आंसर क्या होगा? 30. 30। और अगर इस तरीके से ब्रेक होगा तो आंसर क्या होगा? 31। 31. ठीक है, तो आंसर तो इसका 30 आएगा, बट क्योंकि पहले तरीके से ब्रेक होगा, लेकिन वो क्यों होगा वो अभी देखते हैं। चलो अच्छा यही समझ लो, फिर आगे और टॉपिक बता देंगे तो तुम लोग हो जाओ। तो देखो कंपाइलर जब भी इसको प्रोसेस करेगा तो वो सबसे बड़ी मैचिंग चीज देखता है। जैसे कंपाइलर ने देखा नंबर 1 है, फिर उसने देखा कि प्लस है। अब वो प्लस के बाद चेक करेगा कि प्लस के बाद क्या कोई ऑपरेंड है, कोई ऑपरेंड नहीं है, तो इसका मतलब ये यूनरी ये बाइनरी वाला प्लस है नहीं। उसने देखा कि प्लस के बाद कोई ऐसी चीज है जो सेंस बना रही है, तो प्लस के बाद कोई ऐसी चीज जो सेंस बना रही है, हाँ है, प्लस प्लस है, तो इसका मतलब है ये प्लस प्लस यूनरी पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर बन सकता है। तो सबसे बड़ा जो उसको मैच करने वाला पहले मिला वो ले लेता है, ठीक है। तो उसने प्लस प्लस ले लिया, फिर मतलब तब तक वो उसको स्कैन करता गया जब तक उसको सबसे बड़ा सेंस बनाने वाली चीज ना मिली। अब यहाँ पर इसकी अगर बात करो तो इसका मतलब है कि कंपाइलर यहाँ आया, इसने देखा पहला प्लस था, उसने उसको पहले सबसे अलग कर लिया, और फिर बाद में उसने इसको जाके कुछ किया। तो कंपाइलर तब तक आगे बढ़ता जाएगा, वो लेता जाएगा जब तक उसको सबसे बड़ा ऐसा सीक्वेंस मिलता जा रहा है जो कोई सेंस बना रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा सीक्वेंस जो, हाँ प्रायोरिटी वाइज होगा, प्रायोरिटी वाइज नहीं, ऐसा सबसे बड़ा सीक्वेंस वो ले लेगा जो कोई सेंस बना रहा है, तो लगातार वाला बड़ा सीक्वेंस। तो प्लस प्लस हमारा सेंस बना रहा था यहाँ पे, ठीक है। प्लस भी सेंस बना रहा है लेकिन वो सबसे बड़ा नहीं है, उससे बड़ा प्लस प्लस हम ले सकते हैं लगातार, ऐसा सीक्वेंस प्लस प्लस हम ले सकते हैं जो सेंस बना रहा है, इसलिए इसको कंसीडर करेगा, इसको कंसीडर वो नहीं करेगा, क्योंकि लगातार सबसे बड़ा वाला सीक्वेंस यही है, ठीक है। तो 30 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर फॉल्स आएगा सर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, अगर दोनों ट्रू होते हैं तभी ये ट्रू होता है, वैसे फॉल्स होता है। इसका आंसर Sir, शायद false. ओके, शायद फॉल्स। तो कोई एरर बोल रहा है क्या? और कोई आंसर, या किसी को लग रहा है कि एरर होगा ऐसा कोई? कोई और आंसर किसी का? हेलो, फॉल्स हो जाएगा सर इसका। फॉल्स हो जाएगा ये? क्यों फॉल्स होगा ये कौन सा ऑपरेटर है? सर ये बिट वाइज है ना। हाँ, बिट वाइज ऑपरेटर बिट्स पे काम करता है, बूलियन पे काम तो जीरो करता और नहीं। वन
0 और 1 हो जाएगा। फॉल्स ही होगा सर ये। देखो यार एक चीज और बिटवाइज समझ वैल्यू लो, क्योंकि एक 1 चीज, होगी और फॉल्स की हाँ 0 एक चीज होगी, और तो समझ 1 लो। and 0। हाँ कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, वो रन करके दे रहे हैं प्रोग्राम, वो मेरे को लग रहा है ऐसा। नहीं सर, नहीं मतलब तुम्हारी जो भी बोल रहा है उसकी बात नहीं कर रहे, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ लोग, एक दो बंदे हैं जो नहीं आ रहा उसको रन कर रहे हो। तो एक चीज और समझो कि जावा में ट्रू को 1 और फॉल्स को 0 नहीं मानते हैं। तो ये C++ में होता था, अब उसको भूल जाओ। जावा में ट्रू ट्रू है, ट्रू का मतलब 1 नहीं है, और फॉल्स फॉल्स है, और फॉल्स का मतलब 0 नहीं है। तो ट्रू को 1 से और फॉल्स को 0 से कंपेयर मत करना जावा में, ठीक है। ये C++ में होता था, यहाँ नहीं होता है, ठीक। तो ये चीज याद रखना, जावा में ऐसा नहीं होता है। अब इसका वो बताओ, देखो ये एंड जो है ये बिट वाइज एंड है, तो ये बिट्स पे काम करता है। लेकिन अगर हमारे ऑपरेटर इंटीजर या मतलब ऐसे नहीं है जिनको बिट में कन्वर्ट कर सकें, तो ये वाला बिट वाइज एंड लॉजिकल एंड की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स आएगा। तो अगर ऐसे ऑपरेंड्स हैं जो मतलब जो बिट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो उस केस में बूलियन बूलियन वाले ऑपरेंड्स के साथ ये बिट वाइज एंड लॉजिकल एंड की तरह ही वर्क करता है। जो ये ऊपर डबल वाला एंड है, ये सिंगल एंड बूलियन ऑपरेंड्स के साथ डबल एंड की तरह ही वर्क करता है, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर बताओ जल्दी से। 2 इसका आंसर 2 है, क्यों? बिटवाइज में करेंगे सर, और उन पे तो एंड देखो लगाएंगे हाँ, तो 2 तो की हाँ बिट बनेगी। बिट वाइज में देखो बाकी सब चीजें मान लो 0 है, आखिरी में 2 ये है, मान लो 16 बिट का होगा, लेकिन पूरी बिट्स नहीं लिख रहा हूँ मैं, खाली 5 बिट में लिख रहा हूँ। 2 ऐसे लिखा जाता है बिट्स में, और 3 ऐसे लिखा जाता है 5 बिट में, अगर मैं लिखूँ तो ये। और एंड में एंड में क्या होता है कि अगर एंड में अगर हम दो चीजें ऐड कर रहे हैं, तो जहाँ पे दोनों 1 है उसका आंसर 1 होता है। तो देखो यहाँ पे कोई ऐसी प्लेस है, कॉमन प्लेस, जहाँ पे दोनों 1 है। देखो इसका पहली बिट क्या है, 1 3 की, और इसकी क्या है, N/P 0 है, ठीक है। सेकंड सेम। तो ये 0 है। सेकंड वाला सेम है, देखो ये सेकंड बिट 1 यहाँ पर भी है, और सेकंड बिट यहाँ पर भी 1 है। तो इसका मतलब इसकी सेकंड बिट 1 आ गई, क्योंकि एंड है। बाकी तीनों बिट यहाँ पे 0 है, और यहाँ पर भी 0 है। तो 0 और 0 का जब एंड करेंगे तीनों बिट के लिए, तो बची हुई तीनों बिट 0 हो जाएंगी, ठीक। तो अब इसको अगर कन्वर्ट करो तुम बूलियन को उसमें, सॉरी बिट को उसमें इंटीजर में, तो ये 2 लिखा हुआ है, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। अगर इसको यहाँ पे लगाओगे तो 2 कह रहा है एक, ये कह रहा है कि 2 की बिट्स को एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर दो। तो देखो 2 क्या है, 2 को अगर बिट्स में लिखोगे तो ऐसा होता है, 5 बिट में अगर मैं लिखूं तो ऐसा दिखेगा। वैसे तो 16 बिट में होगा, इंटीजर है, लेकिन पूरी 16 बिट्स में लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि बाकी सब पहले वाली लेफ्ट वाली तो 0 होंगी, केवल ये है जो 1 होगी। इसको कह रहा है एक लेफ्ट शिफ्ट कर दो। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है कि इसका जो ये एक बिट शिफ्ट कर दो। तो लेफ्ट शिफ्ट जब ये एक बार होगा, तो इसका जो सेकंड बिट है वो तीसरी बिट में चली जाएगी। लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट किया है हमने, और लेफ्ट शिफ्ट सर में ये हमेशा, हाँ, तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट बराबर होता है 2 के मल्टीप्लीकेशन की तरह होता है लेफ्ट शिफ्ट। तो ये 2 की जगह 4 हो जाएगा। तो कभी भी कितनी भी बार तुम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो, उतनी बार तुमको 2 का मल्टीप्लाई करा दो तो आंसर आएगा। तो ये 2 को लेफ्ट शिफ्ट अगर कर दिया तो अपना ये वो हो गया। अब कह रहा है 2 को राइट शिफ्ट करना है, तो राइट शिफ्ट अगर करोगे तो क्या होगा, राइट शिफ्ट इज लाइक डिवाइड बाय 2। 1 आ जाएगा सर। 1 हो जाएगा सर। एक बार राइट शिफ्ट किया तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो देखो अब अपना एरर है, तो इसका एरर समझ आ गया, क्यों एरर है इसका, तुम लोगों ने सही बताया है। बाकी सब तो ये सब समझ आ गया, राइट। तो ये इसको भी कमेंट करते हैं और इसको रन करते हैं। इसका मतलब हमारा एरर यहाँ आना चाहिए और यहाँ आना चाहिए, दो जगह एरर है। ये वाला एरर क्यों है,
क्योंकि नॉट ऑपरेटर है होता है लॉजिकल नॉट, वो ट्रू और फॉल्स पे वर्क करता है, और ये है हमारा इंटीजर वैल्यू, नंबर 1 माइनस नंबर 2 इंटीजर वैल्यू होगी। और एक चीज याद रखना, सी होता तो ये सी में ये एरर ना देता, सी या सी प्लस प्लस में, क्योंकि वो सी में जीरो को फॉल्स और नॉन जीरो को ट्रू कंसीडर करता है, तो उसमें नॉट वर्क कर जाता है। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता है। जावा में अगर तुमको ये बूलियन ये ऑपरेटर्स लॉजिकल यूज करने हैं तो तुम्हारा ट्रू फॉल्स ही होना चाहिए, और उसके अलावा कुछ है तो वो वर्क नहीं करेगा। तो इसको सेव किया, इसको जल्दी से रन करते हैं, आखिरी है, इसके बाद क्लास खत्म है। इसको जल्दी से रन करते हैं। जावा सी, ये अपना क्या है, ऑपरेटर्स डेमो डॉट जावा। ये हमारा कंपाइल हुआ, लेकिन एरर, अच्छा यहाँ पे एरर आ रहा है, अच्छा सॉरी, नंबर 1 को दोबारा डिफाइन मैंने डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे, ये क्योंकि नंबर 1 ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है तो इंट दोबारा नहीं लगाएंगे, बस उसकी वैल्यू को यूज करेंगे। अच्छा यहाँ तो आंसर देखा ही नहीं यार, इसको तो प्रिंट कराया ही नहीं, तो 30 इसको अगर प्रिंट कराएंगे इसके बाद नंबर 1 की वैल्यू को, तो क्या आएगा, 30 आएगा। तो नंबर 1 की अभी वैल्यू क्या है, 31 ये देखो 31 लास्ट हो स्टेप जाएगा में, सर। यहाँ पर इस स्टेप में नंबर 1 की वैल्यू 11 हो चुकी थी, और यहाँ पे नंबर 1 इक्वल टू, ये नंबर 1 प्लस इक्वल टू 10 का क्या मतलब है, इसका मतलब है नंबर 1 इक्वल टू नंबर 1 प्लस 20, और पिछले स्टेप में नंबर 1 प्लस प्लस हुआ है, ये देखो ये वाला था ना, तो ये 11 हो गया है पिछले स्टेप में, 11 प्लस 20 ये हमारा 31 हो जाएगा। 31 आ जाएगा नंबर 1 अगर प्रिंट करें। तो इसको फिर से कंपाइल करते हैं जल्दी से। अभी देखो क्या एरर आया, नॉट पे एरर आ रहा है और एक 2 प्लस प्लस पे आ रहा है, ठीक है। तो नॉट पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि नॉट इंटीजर के साथ वर्क नहीं करेगा, सी सी प्लस प्लस होता तो वर्क कर जाता, नॉन जीरो वैल्यू को जीरो कर देता, जीरो को नॉन जीरो कर देता, लेकिन ये जावा में ऐसा नहीं होता है। तो एक ये एरर हुआ, और एक ये हुआ 2 प्लस प्लस पे, क्योंकि देखो क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड वेरिएबल, और है क्या, वैल्यू, कह रहा है वेरिएबल होना चाहिए, और लेकिन दिया क्या हुआ है, वैल्यू। तो कांस्टेंट को प्लस प्लस या माइनस माइनस करके कोई फायदा भी नहीं है और करते नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है। तो ये दोनों लाइनें हटा देते हैं क्योंकि एरर है, और बाकी रन करते हैं, ठीक है। अब एरर नहीं आएगा, कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होने के बाद देखते हैं वही आंसर आ रहे हैं जो हमने डिस्कस किए हैं या नहीं। तो जावा, और क्लास का नाम है अपना ऑपरेटर्स डेमो। तो चेक करो आंसर, पहला आंसर 10, दूसरा 11, तीसरा 49, चौथे में कॉन्केटिनेट हो गया, पांचवे में फॉल्स, फिर 30 आ रहा है, देखो 30 पहला वाला लिया है, फिर फॉल्स आ रहा है, फिर फॉल्स आ रहा है। तो दोनों बिट वाइज काम कर गए, दोनों एंड की तरह ही वर्क किए। फिर देखो 2 आ रहा है, बिट वाइज एंड लगा, बिट्स पे काम किया, फिर 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, तो सारे आंसर मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हैं कुछ। इसका एक फाइनल ऑपरेटर एक और बचा है, वो लेकिन कल देखेंगे, चलो याद दिला देना, कल पहला ऑपरेटर यही देख लेंगे। इंस्टेंस ऑफ एक ऑपरेटर होता है जावा में, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। सर हाँ, यहाँ पे n n की वैल्यू 5 होती है और 5 प्लस प्लस होता, तो हमारा आंसर सर 6 आता ना। एन की वैल्यू क्या है, अगर 5 होती यहाँ पे, अगर कहाँ पे, आपने वहाँ पे 2 प्लस किया था आपने, वो एरर शो कर रहा था। अगर वहाँ पे हम n डिक्लेयर कर देते और n की वैल्यू 5 आती है हमारी, तो n प्लस प्लस होता, तो 5 प्लस प्लस इक्वल्स टू 6 ना सर। जैसे यहाँ पे देखो ये बोल रहे हो, यहाँ पे यस सर। नंबर प्लस प्लस कर दे, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, कौन बता रहा 11 सर। इसका से 11 आएगा। है। 11 यहाँ पे 31 हो गया था ना, नहीं 31 सब 30 31 31 था, और यहाँ पर भी 31 ही आएगा। यस सर। 31 ही आएगा सर, वो तो हाँ, पोस्ट इंक्रीमेंट है ना सर। अच्छा ठीक है, तो 31 ही आएगा। और क्यों आएगा, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है। अब लेकिन अगर
देखो हो गया वो प्लस प्लस, ठीक है, जिसका भी डाउट था इधर एरर नहीं दिया उसने। लेकिन अगर यहाँ लगा दे तो इसका आंसर 32। 32 हो जाएगा, मतलब पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा फिर प्लस होगा। हेलो हाँ ओके कौन? सर। सर, लाइन 20 में ये आंसर 31 आ रहा था। लाइन 20 में? आंसर 31 आ रहा था अभी सर। हाँ हाँ 31 आ रहा था। तो सर जो लाइन 11 है उसमें 10 क्यों है सर? ये देखो ये नंबर 1 की शुरुआत में वैल्यू क्या है? 10 सर। 10 है। यहाँ पे हमने नंबर 1 प्लस प्लस किया, तुम कह रहे हो यहाँ 11 आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, ये बोल रहे हो? यस यस। देखो दो टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं ये यूनरी वाले, एक होते हैं पोस्ट फिक्स और एक होते हैं प्रीफिक्स। ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है। पोस्ट फिक्स ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि पहले बाकी काम, जैसे प्रिंट है तो पहले ये हो जाएगा प्रिंट और ये बाद में प्लस प्लस होगा। पहले बाकी ऑपरेशन हो जाएंगे और सारे ऑपरेशन जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद ये प्लस प्लस होगा। तो अगर तुम अगली लाइन में इसके जस्ट अगली लाइन में तुम प्रिंट करा दोगे नंबर 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे 11 प्रिंट होगा क्योंकि वो पिछली लाइन में तुमने प्लस प्लस कर दिया था, लेकिन वो प्लस प्लस प्रिंट नहीं हुआ था। हो गया था 11, लेकिन वो प्रिंट होने के बाद 11 होता है। तो पोस्ट फिक्स का क्या मतलब होता है? बाकी काम पहले हो जाते हैं, बाकी एक्सप्रेशन में जितने भी काम है वो सब पहले हो जाएंगे और ये सबसे आखिरी में रन होता है, ठीक है। तो उसने पहले प्रिंट करा दिया उसको नंबर 1 को, फिर उसको प्रिंट कराने के बाद इंक्रीमेंट किया। सर लाइन 13 में मतलब लाइन 12 में ये नंबर 1 जो है, हाँ जी सर। ये अगर इसकी वैल्यू प्रिंट कराओगे तो 11 आएगी ये, ठीक है सर। क्योंकि पिछली लाइन में तुमने जो बढ़ाया था इसकी वैल्यू को, वो पिछली लाइन में बढ़ी हुई वैल्यू प्रिंट नहीं हुई क्योंकि वो पहले ही प्रिंट हो गई थी, लेकिन वो बढ़ गया था। तो बढ़ी हुई वैल्यू यहाँ इस लाइन में तुमको दिखेगी। और सर जो लाइन 13 में हाँ लाइन 13 में, इसमें सर माइनस माइनस हो रहा है सर सर। हाँ इसमें माइनस माइनस अगर करोगे तो ये तुमको 11 देगा। इसमें भी सेम रीजन है। अगर तुम इसको पहले ही माइनस माइनस तुम 10 देखना चाहते हो तो ये यहाँ माइनस माइनस लगाओ, प्री डिक्रीमेंट लगाओ, मतलब बाकी सब काम बाद में होंगे, पहले डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो अगर प्री डिक्रीमेंट लगाओगे तो ये पहले डिक्रीमेंट करेगा फिर प्रिंट करेगा। तुमने क्योंकि नंबर के बाद माइनस माइनस लगाया है इसलिए पहले वैल्यू प्रिंट कर देगा फिर उसको कम कर देगा। तो इस स्टेप में 11 प्रिंट हुआ है, लेकिन अगर इसके अगले स्टेप में तुम नंबर 1 की वैल्यू प्रिंट करोगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा, क्योंकि नंबर 1 माइनस हो गया था लेकिन प्रिंट पहले हुआ और माइनस बाद में हुआ, बट माइनस हो गया था बट प्रिंट पहले हुआ। तो अगले स्टेप में अगर नंबर 1 प्रिंट करोगे तो वो 10 ही प्रिंट होगा, ठीक है। इसको जल्दी से एक बार देख लो आंसर, और फिर अगर किसी का और कुछ डाउट है तो वो भी बता दो और खत्म करते हैं। तो देखो क्या आया, 10 आया, 11 आया, 11 आया, 10 आया। देखो तो पहली लाइन में पहले 10 आ गया, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ चुकी थी। प्रिंट तो पहले हो गया लेकिन बढ़ चुकी थी तो दूसरी लाइन में उसका 11 ही दिखा। फिर यहाँ पे 11 ही प्रिंट हुआ लेकिन वैल्यू घट चुकी थी इसलिए यहाँ पे 10 आ गया। अगर प्री यूज करोगे तो प्रिंट होने से पहले ही बढ़ या घट जाता है। तो अगर इस माइनस माइनस को यहाँ लगा दो या इस प्लस प्लस को इसके पहले लगा दो तो पहले ही बढ़ या घट जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस को अगर पहले ही लगा दोगे तो ये आंसर तुम्हारा 10 हो जाएगा, पहले प्रिंट होने से पहले सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये फर्क होता है पोस्ट और प्री में, ठीक है। चलो ये खत्म करते हैं, एक ऑपरेटर बचा है। 2 क्वेश्चन है जो अपने असाइनमेंट के लिए हैं, कल की क्लास के लिए। 2 क्वेश्चन लिख लो, ये सॉल्व करके भेज देना, और यही हमारा वो है, मतलब कल एंट्री नहीं तो नहीं मिलेगी। तो दो नंबर्स इनपुट लो और उनका प्रिंट ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स, ग्रेट
ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स लेने इनपुट में और उनका ग्रेटर प्रिंट कराना है और प्रिंटर लिख दिया मैंने। इनपुट सब लोग कमांड लाइन लेंगे, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं आंसर। और दूसरा है कि क्या लेंगे Even- सर इनपुट? कमांड लाइन इनपुट लेना है, ओके ठीक है। चेक इवन नंबर इज इवन और ऑड विदाउट यूजिंग डिवाइड या मॉड्यूलस ऑपरेटर, विदाउट यूजिंग एनी अरिथमेटिक ऑपरेटर, कोई भी मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी यूज नहीं करना, ठीक है। दो क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे हैं, और एक अगर और बढ़ाएं तो कोई दिक्कत है? या चलो दो ही रहने दो, नहीं तो तुम लोग फिर सर ये फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या क्वेश्चन होगा सर ये? दो नंबर्स इनपुट में लो ओके सर, और उनका उनमें से जो बड़ा है वो प्रिंट कराओ, ओके सर। ठीक है। उनमें से जो बड़ा है वो प्रिंट कराओ। तो दो नंबर्स हैं, ये फोटो खींच लो, खींचनी हो तो। इवन और ऑड चेक करना है। आज के हम उसमें असाइनमेंट में भी इवन ऑड था, बट उसमें तुम लोगों ने मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज किया था, तो कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किए बिना इवन और ऑड कैसे निकालते हैं किसी नंबर का, वो तुम लोग को ये दोनों कल की क्लास से पहले दे देना, ठीक है। चलो आज का इतना ही था। कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो खत्म करते हैं। नो सर। ठीक है, ओके, चलो खत्म कर रहे हैं। भेज देना असाइनमेंट्स।